योग एक दिन की चीज़ नहीं है, इतना का मेडिसिन की आज खाई डिस्प्रिन और ठीक हो गया। आजकल चलता है ना कि ये आसनास करिए और आप ठीक हो जाएंगे, आपका ये ठीक हो जाएगा, आपका वो ठीक। आप एक दिन करेंगे कुछ नहीं होगा। यदि आपके प्रोफेशन में झूठ बहुत इन्वॉल्व है, यू आर अ लॉयर और आपको बहुत झूठ बोलना पड़ता है, यम नियम हमें सिखाता है हमारे वैल्यूज़, हमें सत्य बोलना, अहिंसा से चलना, तो वो चीज़ वहाँ पे स्टॉप हो जाती है। तो क्या आप ये बोल रही हैं कि एक लॉयर को मेडिटेशन नहीं करना चाहिए? कि लाइफ धीरे धीरे टफ होती ही जा रही है, कि स्ट्रेस हो रही है, नींद नहीं आ रही है, फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, माइंड पर कंट्रोल नहीं है। और यदि हम बच्चों को इतनी कम एज से उनको योग प्रैक्टिस कराते हैं तो वो ये जो डे टू डे लाइफ में जो चैलेंजेस हैं उनको बहुत कामली हैंडल करना बचपन से ही सीख जाएंगे। आपने कुत्तों को देखा होगा तो कितनी जल्दी जल्दी सांस लेते हैं और उनकी एज क्या होती है, ऐसे कछुआ जो होता है वो बहुत धीरे सांस लेता है, बहुत धीरे सांस, और उसकी एज 100+ हो जाती है। तो आप जितना आपका सांस स्लो होगा, जितना सटल होगा, जितना सूक्ष्म होगा, धीरे 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 आपकी एज भी उसके हिसाब से बढ़ती जाती है। जैसे कि आपने बोला कि मेडिटेशन करने से बहुत हायर स्टेज पे पहुंच जाते हैं, तो क्या घर वालों को चिंता होनी चाहिए कि हमको छोड़ छाड़ के भाग जाएगा ये इंसान? एक्चुअली आज के टाइम में ऐसा कोई करता नहीं है, लेकिन हाँ, तो आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं एकता यादव जी, जो कि योगा से हैं, बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया है योगा में, और आज बहुत सारे योगा के ऊपर इंसाइट्स देने वाली हैं। तो कैसी हैं एकता जी और क्या अच्छा चल रहा है? मैं बहुत अच्छी हूँ और अभी अच्छा चल रहा है सब कुछ, मेरी प्रैक्टिसेस चल रही हैं। मैं जैसे कि आपने बताया कि एकता जी आज बहुत सारे इंसाइट्स देने वाली हैं, तो हाँ, मैं आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैंने जो मेरी ये जो जर्नी है फ्रॉम 2015, मैं उससे जितना भी मैंने अभी तक एक्वायर्ड किया है, जितना भी मेरा नॉलेज है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे ऐसा लगता है योगा एक बहुत बड़ा मिथ है कि ये एक्सरसाइज का फॉर्म है। योगा ये एक्चुअली मिथ है कि योगा इज़ अ एक्सरसाइज। कोई भी आता है तो उसके फ्रेंड्स उसको यही बोलेंगे, अच्छा योग क्लास जा रही है, अच्छा पतली होने जा रही है, पतली हो गई, वेट लॉस हो गया। मतलब पर्पस लोगों को आज तक, अभी तक नॉर्मली थोड़े समय पहले तक, अब तो थोड़ी अवेयरनेस आ गई है, लोगों का पर्पस यही था, योग मीन्स एक्सरसाइज, योग करने जा रहे हैं मतलब हम पतले होने जा रहे हैं, होना चाहिए। बट एक्चुअली योग का जो पर्पस है वो है ही नहीं, इट इज़ जस्ट अ बाय प्रोडक्ट। वो उसका बाय प्रोडक्ट है कि आप उसके थ्रू पतले भी हो जाएंगे, उसके थ्रू आप फिट हो जाएंगे, आप टोन हो जाएंगे, आपकी स्ट्रेंथ आ जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, दीज ऑल आर बाय प्रोडक्ट। एक्चुअली उसका पर्पस है मेंटल, आपकी मेंटल ग्रोथ, आपकी मेंटल पीस। जो कि पहले जो योग सूत्र जो हुआ वो उसका पर्पस था, योग का जो योग दर्शन है उसका पर्पस है मोक्ष की प्राप्ति। आज के टाइम में तो हम मोक्ष तक नहीं जाते, हमारा पर्पस वो नहीं है, लेकिन आज के टाइम में हमारा पर्पस क्या है कि ये जो हमारी बॉडी है ये फिजिकली और मेंटली दोनों तरह पूरी तरह फिट हो, ताकि हम ये जो डे टू डे लाइफ के स्ट्रेस और चैलेंजेस हैं उनको बहुत ही कामली डील कर सकें। तो दैट इज़ योग। आई थिंक योग इज़ नॉट ओनली एक्सरसाइज, इट्स अ लाइफस्टाइल, कि आप इसको अडॉप्ट करें, आप इसी तरह से जिएं कि आप ये जो आप शरीर लेकर आए हैं वो फिजिकली और मेंटली फिट रहे और आप हर काम अच्छे से कर सकें। क्या योगा का और कोई भी पार्ट है देखिए, मेंटली और फिजिकली के अलावा? हाँ बिल्कुल, स्पिरिचुअल लेवल पर हम अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। एक्चुअली तो योगा स्पिरिचुअल लेवल के लिए ही था। मतलब जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि योग सूत्र में कैवल्य की प्राप्ति, पर वो इतने भारी शब्द हैं कि आज तो हम उनको समझना भी नॉर्मल लोगों के लिए मुश्किल है। और किसी को बोलेंगे कैवल्य की प्राप्ति के लिए आप मेरी योग क्लास ज्वाइन करो तो वो कहेंगे आप ही जाइए कैवल्य में मुझे नहीं आना। तो मैं इसको लोगों को इस तरीके से समझाती हूँ, इट इज़ एक्चुअली एक्सपीरियंस। जब आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे तब आपको समझ में आएगा एक्चुअली योग क्या है। अपने आप को ही अपने आप से जोड़ना। हम आज बहुत सारे कामों में बिखरे हुए हैं कि हमें ये भी करना है, हमारे ये भी गोल हैं, हमें इंस्टा पे भी अच्छा दिखना है, हमें जनरल सोशल लाइफ में भी अच्छा दिखना है, हमें काम भी बहुत अच्छा करना है, हमें सक्सेस भी चाहिए, हमें सब कुछ करना है। इतनी सारी चीज़ों को करने के लिए मुझे ऐसा लगता है यदि आपका माइंड बॉडी कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा तो आप हर जगह अच्छा करेंगे। तो योग इज़ समथिंग विच हेल्प यू टू
अलाइन योर बॉडी, आपके माइंड और बॉडी दोनों को अलाइन करता है कि आप जो भी करें वो फुल पोटेंशियल के साथ करें। जो योगी लोग होते हैं जी, वो भी कहीं ना कहीं योगा से ही निकल के आए हैं क्या? या ये जो मैं बोलूँगा और स्पेसिफिक, क्या ये योगी शब्द योगा से ही निकल के आया है क्या? जैसे योग शब्द है जो, उस शब्द का मतलब है जोड़ना, जोड़ना, एडिशन, लाइक मन का हमारे शरीर से मिलन, मन को शरीर से जोड़ना। योग सूत्र कहता है योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो योगी जो होंगे, जो योगी होते हैं, उनका क्या पर्पस है? उनका पर्पस है चित्त की वृत्तियों से निरोध करना, मतलब कोई हमारे लाइफ में कोई और तीसरी डिस्ट्रैक्शन ना डिस्ट्रैक्शन। आए, और जो उनका मेन एम है, जो जैसे कि मोक्ष की प्राप्ति या कैवल्य की प्राप्ति, वो उनकी जो एक गोल है वो उसके लिए स्पेसिफिकली वर्क कर पाए। तो सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटाना, और माइंड आपको पता ही है सबके माइंड में बहुत सारे थॉट कंटिन्यूस चलते ही रहते हैं, वृत्तियों से भरा हुआ है। तो जब ये वृत्तियों के बिना हो जाएगा हमारा माइंड, तो हम मन और शरीर का मिलन हो जाएगा, तो वो योग है। और योगी इससे ही निकल कर आया है। पर जैसे कि योगी से आप ये रिलेट, आप मुझे बताइए, आप योगी से क्या समझते हैं? मुझे लगता है कि एक ऐसा इंसान जो हाँ। ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहा है ओके। और पूजा पाठ बाकी हर चीज़ छोड़ चुके हैं लाइफ में, मैं वो योगी समझता हूँ। क्या मैं सही हूँ? देखिए, हम सब योगी हैं, बट आज की लाइफ के हिसाब से, बिकॉज हम सबको सीखना है डिटैचमेंट्स। योगी पूरी तरह से डिटैच्ड हो चुके हैं। हमें अपनी इस लाइफस्टाइल है उसमें रहते हुए भी डिटैचमेंट्स को लेकर आना है। जैसे शायद आपने वो एक कोड सुना होगा, अभ्यास वैराग्य तन्निरोध। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस, वैराग्य मतलब डिटैचमेंट्स। इसके थ्रू ही हम अपने जो वृत्तियां हैं या जो हमारे थॉट्स चल रहे हैं कि ये भी कर ले, वो भी कर ले, ये भी कर ले, जैसे कि इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हैं बैठ के, मन तो यही करता है। एक्चुअली मन तो हमें हमेशा एंटरटेन करने को ही करता है ना, कि चलो थोड़ी देर इंस्टा देख लो तो डोपामिन रिलीज हो जाएगी इससे हाँ हमारा। हाँ, थोड़ी देर लेट तक सो लेते हैं, थोड़ा और अच्छा खा लेते हैं। तो अभ्यास और वैराग्य मतलब डिटैचमेंट को हमें प्रैक्टिस के थ्रू लेकर आना है, Okay. एवरी डे इफ यू विल प्रैक्टिस। इसलिए कहते हैं ना, योग एक दिन की चीज़ नहीं है, इट्स नॉट अ मेडिसिन की आज खाई डिस्प्रिन और ठीक हो गया। जैसे कि आजकल चलता है ना कि ये आसनास करिए और आप ठीक हो जाएंगे, आपका ये ठीक हो जाएगा, आपका वो ठीक। आप एक दिन करेंगे कुछ नहीं होगा, इट्स अ प्रैक्टिस। आपको इसको कंटिन्यूस करना पड़ेगा, भले ही आप 10 मिनट कीजिए, 15 मिनट कीजिए, बट रेगुलर डिसिप्लिन होना चाहिए, कि कंसिस्टेंसी चाहिए इसमें। कंसिस्टेंसी होना चाहिए। आप यदि एवरी डे प्रैक्टिस करते हैं, एवरी डे आप उस डिटैचमेंट को भी प्रैक्टिस करते हैं। डिटैचमेंट इज व्हाट? वही कि हम अपने आप को उन चीज़ों से रोक रहे हैं और थोड़ी देर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम इसको कंटिन्यूस करते जा रहे हैं। दैट इज वृत्तियों से निरोध, एंड दैट इज योग। क्या मेडिटेशन भी एक योगा है? ये जैसे मैं आपको योग दर्शन के बारे में कहा, योग दर्शन में अष्टांग योग आपने सुना ही होगा। अष्टांग योग हम जैसे लोगों के लिए, जो एक नॉर्मल लोग हैं, ये हम लोगों के लिए मार्ग बताया गया था कि अष्टांग योग के मार्ग से हम कैवल्य को प्राप्त कर सकते हैं। एक तो आपने बताया योगी, जो पहले से ही डिटैचमेंट्स पे आ चुके हैं और उनका लेवल काफ़ी हाई है, स्पिरिचुअल लेवल, उनके लिए एक दूसरा रास्ता बताया गया था। और हम लोगों के लिए, जो हम साधक, जो हम नॉर्मल लोग हैं, हमारे लिए अष्टांग योग बताया। इस अष्टांग योग में हमें 8 लिम्स जो कहे जाते हैं, यम, नियम, आसन, Okay. प्राणायाम, देन प्रत्याहार, देन धारणा, देन ध्यान, और फिर समाधि तक हमें 8 मार्ग बताए गए। तो यदि हम जो यम नियम होते हैं, ये हमारा बेसिक, हमारे बिहेवियर और क्लीनिंग, इससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं कि हम अपने बिहेवियर पर कंट्रोल करें, कि हम बुरा ना करें। ये जो नॉर्मल जो वैल्यूज़ होती हैं हमारी, जो हमारे पेरेंट्स भी हमको सिखाते आ रहे हैं, यदि हम इन पर वर्क करें तो हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। फिर नियम में हमारे सारे क्लीनिंग आ जाती हैं कि बॉडी क्लीन होनी चाहिए, तब आप नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी होते हैं। थर्ड जो होती है आसन, आसन हमें स्टेबिलिटी देता है कि कोई भी साधना आपको यदि करनी है तो आपको एक फिजिकल स्टेबिलिटी तो चाहिए ना। जैसे आज मुझे यहाँ भी आना था, इस पॉडकास्ट के लिए आना है, यदि मैं फिजिकली फिट नहीं हूँ तो मैं शायद इसको नहीं प्रोसेस कर पाऊँगी। तो
फिजिकल स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ के लिए आसनास आपके पास होने चाहिए, आसनास की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए. देन प्राणायाम, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कंट्रोल ओवर योर ब्रेथ. योग पूरी तरह प्राण पर वर्क करता है. जब आप अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना सीख जाएं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स, मतलब आप अपनी हर एरिया में एक ऑप्टिमल रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हैं. तो प्राणायाम के थ्रू हम अपने ब्रेथ पर कंट्रोल ले आते हैं. देन आता है प्रत्याहार. प्रत्याहार मतलब खाना, नहीं इस तरह खाना खाना. नहीं नहीं, प्रत्याहार एक ब्रिज है. ओके. हमने माइंड को कंट्रोल करना सीखा थ्रू आवर ब्रेथ, हमने एनर्जी को कंट्रोल करना सीखा. प्रत्याहार एक ब्रिज है इस नॉर्मल से धारणा और ध्यान की तरफ जाना. ध्यान एक हायर लेवल स्टेज है, तो प्रत्याहार एक ब्रिज है जो हमें इंटरलाइज करने का काम करता है. अभी हमने मन को कंट्रोल करना सीखा. प्रत्याहार के थ्रू हम जो हमारी इंद्रियां हैं जो इधर उधर भाग रही हैं उनको कंट्रोल करना सीखते हैं कि हम कैसे और डिटैच कर सकें और कंट्रोल हो कर सकें अपने थॉट्स को. तो वो हमें थोड़ा इंटरलाइज कराता है. तो यही बाहर से अंदर की तरफ ले जाने वाला एक ब्रिज है प्रत्याहार. देन आता है धारणा. धारणा इज़ जस्ट लाइक मेडिटेशन, जो हम सब कर रहे हैं आज के टाइम में. जो हम मेडिटेट करते हैं दैट इज़ धारणा. मतलब हम किसी एक ऑब्जेक्ट पर या अपनी ब्रेथ पर या अपनी बॉडी पर अवेयरनेस लाकर उस पर मेडिटेट करने की कोशिश करते हैं, कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं, अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. दैट इज़ धारणा, कि हमने अब इंटरलाइज होने की कोशिश करें. एंड देन ध्यान टेक प्लेस. ध्यान मतलब पूर्ण एकाग्रता की स्थिति. जब आप पूरी तरह प्रोसेस में आ जाते हैं कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करने लग जाते हैं, कुछ क्षण के लिए ही सही, लेकिन आप फोकस करने लग जाते हैं, आप थॉट्स को थोड़ा कंट्रोल कर पाते हैं, दैट इज़ ध्यान. सो दैट इज़ दी होल. ये जो मैंने आपको बताया 7th लिम्ब है ध्यान. एंड देन आता है समाधि. तो समाधि तो आज के टाइम में किसी का मुझे नहीं लगता है उद्देश्य होता है, हो तो बहुत अच्छी बात है. अदरवाइज ध्यान तक हम इस तरीके से आसानी से पहुंच सकते हैं. तो हमेशा कई लोग होते हैं उन्होंने कभी ना कोई आसन किया ना कुछ किया, और ऐसा भी नहीं है कि वो लोग बहुत फिजिकली फिट हैं. एक ये लोग भी होते हैं जो उनका लाइफस्टाइल बहुत बैलेंस्ड रही है, पर उन्होंने योग प्रैक्टिस नहीं की है, लेकिन लाइफस्टाइल बहुत बैलेंस रही है. वो लिमिटेड खाए हैं, सब कुछ लिमिटेड से चल रहा है. तो यदि वो चाहें तो शायद वो लोग ध्यान में मन लगा सकते हैं. लेकिन एक नॉर्मल लोग जिन्होंने ना ही कोई फिटनेस पे ध्यान दिया कभी, ना मन पे कोई कंट्रोल है, और वो कहे नहीं मुझे तो सिर्फ ध्यान करना है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल है. उनको ये जो ये 8 स्टेप्स मैंने आपको बताई हैं, फॉलो करने पड़ेंगे. इनको फॉलो करते हुए आइए, तभी आप ध्यान के मैक्सिमम रिजल्ट्स को अचीव कर पाएंगे. ब्रेथ का जैसे हाँ. आपने बताया, इतना इम्पोर्टेंस क्यों है योग में? देखिए, ब्रेथ ही है. मन जो है वो वायु के तरह चंचल है, और वायु के साथ हम, आपने देखा ना, मन पर कंट्रोल है, और वायु के साथ हमारा मन जो है वो इधर उधर जाता रहता है. यदि हम अपनी ब्रेथ पर कंट्रोल ले आए तो हम काफ़ी हद तक अपने विचारों पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं. Okay. तो इसीलिए ब्रेथ पर हम काफ़ी वर्क करते हैं. और ब्रेथ, आपको पता है ना, हमारा प्राण ही है जो हमारे साथ रहता है एंड तक. जैसे कपाल क्रिया भी होती है तो कहते हैं प्राण चले गए अब, तो एक प्राण ही है जो हमारे साथ रहता है. तो योग पूरी तरह आपकी इस एनर्जी पर, जो प्राणिक एनर्जी है, उस पर वर्क करता है कि हम कैसे अपने प्राण पर अपना कंट्रोल ले आएं और फिर हम अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं. बीच में एक टाइम था मेरी लाइफ में जब मैं लाइफ पर्पस ढूंढने की कोशिश कर रहा था अपनी लाइफ में. मैं कोशिश कर रहा था कि मैं ये समझ पाऊँ कि मेरा एग्जिस्टेंस है तो क्यों है. तो मैंने पढ़ा था कि योग इसमें आपकी बहुत हेल्प कर सकता है. जी, एक्चुअली योग का मतलब ही है अपने आप को जानना. आप अपने आप से जब कनेक्ट होंगे तो आप अपने विवेक को समझेंगे. आप अपने विवेक से, जैसे स्वाध्याय होता है, स्वाध्याय इज़ व्हाट, जस्ट सेल्फ माइनिंग. आप अपने आप को, आप माइनिंग कर पाएंगे कि आपके क्या, आपके गट्स हैं, क्या आपके अंदर आपकी पावर्स हैं, आप क्या अच्छा कर सकते हैं और क्या आपकी वीकनेसेस हैं, और उनको आप कैसे वर्क कर सकते हो. जो क्रिया योग है हमारे योग में, वो भी हम जनरल लोगों के लिए ही है क्रिया योग. तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, इन तीनों के माध्यम से हम जो भी हमारा गोल है उसको प्राप्त कर सकते हैं. तप मतलब कर्म, और स्वाध्याय मतलब सेल्फ माइनिंग,
और ईश्वर प्राणिधान मतलब ईश्वर का ध्यान। तो इन तीनों की हेल्प से कोई भी एक जनरल इंसान भी अपने पूरे कैलिबर से अपनी फुल पोटेंशियल को यूज़ करके जब तब करेंगे आप, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ मेरी ये स्ट्रेंथ है और मैं इन पर वर्क कर सकता हूँ। और आप स्वाध्याय करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये मेरी वीकनेसेस हैं और मैं इन पर वर्क कर सकता हूँ टू बिकम मोर बेटर। तो तप, स्वाध्याय और फिर थोड़ा मन को लगाना, ईश्वर प्राणिधान जो है उसके थ्रू आप किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं। तो जैसे आपने कहा कि मैं कोशिश कर रहा था मैं क्या करूं, तो क्रिया योग के थ्रू मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना एनालिसिस बहुत अच्छा कर सकते हैं कि मैं क्या करूं। आप अपने वीकनेसेस को पॉइंट आउट कर सकते हैं, आप अपने पावर्स को, अपने स्ट्रेंथ को पॉइंट आउट कर सकते हैं और आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। फिर क्या है ये क्रिया योग? ये क्रिया योग मैंने जैसे आपको बताया कि महर्षि पतंजलि ने जो हमें मेथड्स बताई हैं उसमें सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि हम लोग क्रिया योग के थ्रू अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। वहाँ पर गोल था मोक्ष। जो पतंजलि है, ये वो पतंजलि, ये रामदेव बाबा वाला पतंजलि है क्या ये? देखिए महर्षि पतंजलि ये योग के मतलब समझ लीजिए ही इज़ द फादर ऑफ योग। ओके। हाँ, अष्टांग योग के फादर कहे जाते हैं, समझ लीजिए ये हमारे योग के संस्थापक हैं, समझ लीजिए। तो महर्षि पतंजलि ने ही जो योग सूत्र है, जो योग दर्शन है वो हमें दी, जो कि 195 सूत्र की एक योग दर्शन है। उन्होंने योग सूत्र को पूरा कंपाइलेशन करके हमें योग सूत्र दी, जिसमें उन्होंने हमें 4 पादों में बताया कि कैसे कैवल्य की प्राप्ति की जा सकती है। तो ही इज़ द फादर ऑफ योग। तो उन्होंने उनके ही थ्रू आई थिंक ये नाम उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशन का दिया है, पतंजलि। कमिंग बैक टू क्रिया योग। क्रिया योग हम जो एक नॉर्मल साधक हैं, हम जो नॉर्मल जो लोग हैं जिनको योग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोगों के लिए क्रिया योग एक बेस्ट टेक्निक है, जिसमें कि जैसे कि मैंने आपको क्रिया योग बताया, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधाना, क्रिया योगा। मतलब तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान के साथ हम योग को, क्रिया योग को कर सकते हैं। मतलब इसमें होता क्या है, तप मतलब कि कर्म, जो कि हम तप, वैसे तो आपको पता ही है तप पहले जो तप किया करते थे, तो आज तो वो तप पॉसिबल नहीं। तप मतलब कि कर्म, जो मैं राइट। समझती हूँ कि बिल्कुल। कर्म जो आप कर रहे हो रेगुलर डेज में, आपके कर्म। तो आप अच्छे कर्म कीजिए और अपने गोल को अचीव करने के लिए जो रिक्वायर्ड कर्म है वो आप करने ही पड़ेंगे आपको। तो दैट इज तप। स्वाध्याय मतलब खुद का अध्ययन, सेल्फ माइनिंग। आप अपने विवेक से अपने जो ड्रॉबैक्स हैं, जो भी आपकी कमियां हैं, आप उनको समझिए और उन पर वर्क कीजिए। जो भी आपकी कमियां, देखिए कहते हैं ना कि हम अपनी किसी को भी उसकी कमी बताओ वो नहीं सुधारता, क्योंकि वो उसका रूट बन जाता है। तो इसलिए जब आप स्वयं अपनी गलतियों को ऑब्जर्व करेंगे, स्वाध्याय करेंगे और थोड़ा अच्छी चीज़ों को पढ़ेंगे, तो आप थोड़ा रिलेट भी कर पाएंगे कि हाँ ये चीज़ मेरे में गलत है। तो जब आप स्वाध्याय करेंगे तो आप अपनी गलतियों को समझेंगे और उनको आप फाइन करेंगे, उनको हटाएंगे और अच्छी स्ट्रेंथ पर आप वर्क करेंगे। उसके बाद थोड़ा ईश्वर का ध्यान करें। ईश्वर का ध्यान यदि आप स्वयं अपने मन और शरीर को एकाग्रता लाकर थोड़ी देर ध्यान की प्रैक्टिस भी करते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो ईश्वर का ध्यान। तो या फिर आप यदि किसी रिलीजन को मानते हैं और आप अपने उस पर, आपको भक्ति योग पर आपको भरोसा है, मतलब आप उस पर वर्क करना चाहते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा साधन है कि आप थोड़ा ईश्वर प्राणिधान पर जाइए। दैट इज़ क्रिया योग। यदि आप इन तीनों चीज़ों को लेकर चलते हैं तो आप अपने गोल्स को बहुत ईजिली अचीव कर सकते हैं इन दिस इरा, ये वाले टाइम में। जब मैं पहले मेडिटेशन के बारे में पढ़ रहा था और मैं कोशिश कर रहा था कि मेडिटेशन के पहले मैं जानूं कि है क्या ये एक्चुअली, तब मुझे पता चला कि मेडिटेशन तो बहुत टाइप की मेडिटेशन है। कोई बोलता है कि सांसों पे ध्यान लगाओ, कोई बोलता है कि आप अपने हार्ट चक्र पे ध्यान लगाओ, कोई बोलता है कि रूट चक्र पे ध्यान लगाओ, कोई बोलता है कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, शांत बैठ जाओ, कोई बोलता है कि नहीं मंत्र उच्चारण करो, कोई बोलता है कि नहीं दीवार पे एक डॉट लगा दो, उसको थोड़ी देर तक देखते रहो और फिर आंखें बंद करके बैठ जाओ। तो इतने तरह के मेडिटेशंस हैं कि आज की तारीख में एक आम इंसान अगर मेडिटेशन करना चाहता है
तो उसको समझ में ही नहीं आता कि मैं करूँ तो करूँ क्या। जितने भी मेडिटेशन है, सबका पर्पस एक ही है कि वो कोशिश यही कर रहे हैं कि थोड़ी देर आप डिटैचमेंट्स में आएँ, थोड़ी देर आप जो आपके थॉट्स चल रहे हैं ना, बहुत सारे थॉट्स तो तभी भी आते हैं जब आप मेडिटेट करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उस टाइम थॉट्स नहीं आते, थॉट्स उस टाइम भी आते हैं कंटिन्यूस। पर हम कोशिश करते हैं हम थोड़ा डिटैचमेंट लाएं कि थॉट आ रहा है, पास करें, उसको पास करें, उसमें उलझे ना। कोई भी थॉट आ रहा है आने दीजिए एंड लेट इट बट कई पास। बार कोई बहुत प्रोवोकिंग थॉट्स हो जाते हैं। थोड़ा सा उलझे कोशिश करें। हमारा जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अभ्यास वैराग्य तन निरोधा। आप अभ्यास मतलब आपको मतलब वैराग्य के लिए आपका अभ्यास तो करना ही पड़ेगा, एंड दैट इज़ मेडिटेशन। जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, वो जो धारणा की प्रोसेस कर रहे हैं हम, उसमें आपको वैराग्य के लिए प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा डिटैचमेंट के लिए। तो जैसे आपको सांस पर कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है या किसी डॉट पर देखने के लिए किया जाता है, जब भी आप थोड़ी देर किसी डॉट को देखेंगे, थोड़ी देर के लिए आपका मन उस पर स्थिर होगा, थोड़े थॉट्स कम होंगे। मतलब माइंड को कैसे भी करके हमें वृत्तियों से मुक्त करने की प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो वही है, यदि आप गाइडेड की आपको आदत पड़ गई है और आपको गाइडेड से खुद पे आना है, तो आप एक आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। वो जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ, योग का प्रथम सूत्र है अथ योग अनुशासनम। आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यदि आप 21 डेज एटलीस्ट, जस्ट फॉर 21 डेज, आप एक जगह पर बैठने की प्रैक्टिस करिए कि मैं भले 5 मिनट 10 मिनट अपने अकेले के साथ बैठूंगी, और मैं उस समय कोशिश करूंगी अपनी अवेयरनेस को अपने अंदर लेकर आने की, ना कि बाहर। बाहर तो हम दिन भर ही हैं। मैं कोशिश करूँगी अपने अवेयरनेस को या तो अपने चक्रास पर, या तो अपने या यदि आपको मतलब किसी फिजिकल पॉइंट को देखकर या फिजिकल ऑब्जेक्ट को देखकर मेडिटेशन करने की आदत है, तो आप उस पर अवेयरनेस लाइए। इंटरनल चक्रास पर यदि आपको आदत है, तो किसी चक्र पर फोकस कीजिए। या आपका कोई वीक पॉइंट है, सपोज आपको कोई फियर है या आपको एंग्जाइटी बहुत है, आप हार्ट चक्रा पर फोकस करना चाह रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आपको स्टेबिलिटी ही नहीं है आपकी लाइफ में, आप दिन भर फ्लक्चुएट होते रहते हैं, आपको लगता है ये करूँ वो करूँ, आप अपने रूट पर वर्क कीजिए, अपने रूट चक्रा पर वर्क करिए। तो किसी भी एक जगह पर आप अपना ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए। थॉट्स आएंगे, आप आने दीजिए, बट आप उस प्रोसेस में लगे रहिए। थोड़े दिन आप उस प्रैक्टिस को करेंगे, तो यदि आपने 21 डेज तक भी कर लिया ना, तो एडिक्शन आने लगता है। क्या 2 मिनट 5 मिनट आंख बंद करने से मेडिटेशन हो जाता है? बिल्कुल हो सकता है। यदि आपके पास समय नहीं है, आप 2 मिनट भी बैठिए, 5 मिनट बैठिए, बट इस 2 मिनट को कंटिन्यू रखिए। रोज़ बैठना शुरू करिए। अपने आप आपको पता नहीं चलेगा, जब आपको वो एक बार वो आनंद जो होता है ना, मेडिटेशन का जो ब्लिस है, जो वो आपने एक बार इंजॉय कर लिया, तो फिर आप खुद बैठ जाएंगे कि नहीं, मुझे मेडिटेट करना है, करना ही है मुझे, मेरे खुद के लिए करना है, मुझे बैठना है। एक अप्रॉक्स लेंथ क्या होनी चाहिए मेडिटेशन करने के लिए? कोई बोलता है आधा घंटा बैठो, कोई बोलता नहीं नहीं 1 घंटा बैठो। देखिए, इनिशियली आप स्टार्ट करने के लिए तो मैं आपको कहती हूँ कि आप 10 मिनट 5 मिनट से ही स्टार्ट कीजिए। 10 मिनट इसलिए क्योंकि थोड़ा आप अपने पोस्चर को ध्यान देंगे, आप बैठना तो सीखें। 5 मिनट 10 मिनट जितना आप स्टार्ट करें, उसके बाद तो फिर आपके ऊपर है वो। जैसे जैसे आपने मैं कह रही हूँ ना, यदि आपने 21 डेज भी कर लिया, तो यदि आपकी थोड़ी सी भी आदत पड़ गई, तो फिर यदि आपको वो मज़ा आपको एक बार आ गया कि क्या आपको अंदर फील होता है, वो फीलिंग मैं कह रही हूँ ना, हाई है, मतलब एक्सट्रीम हाई फीलिंग है, जो किसी और चीज़ से वो हाई फील आ आ ही ही नहीं नहीं सकती। सकता। तो यदि आपने वो एंजॉय कर लिया, तो फिर आप तो 4 घंटे भी बैठेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा, 5 घंटे भी बैठेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा। फिर आप खुद अपना टाइम मैनेज कीजिए, जितना आपके पास टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप बैठिए। बहुत सारे लोगों को आलती पालती मार के बैठने में दिक्कत होती है, हम्म। और ऐसा बोला जाता है कि जब भी आप ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आपकी बैकबोन एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। अब कोई इंसान अगर आलती पालती मार के भी नहीं बैठ पा रहा है, और क्योंकि अगर वो बैकबोन काफ़ी देर तक स्ट्रेट रखा है तो उसको बैक में भी पेन हो रहा है, क्योंकि बोलते हैं टिक के नहीं बैठना चाहिए ज़्यादा देर। तो ऐसे में कोई इंसान मेडिटेशन कैसे करे? देखिए, इसी के लिए हम कह रहे हैं कि 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए,
10 मिनट से स्टार्ट कीजिए। मैंने आपको पहले भी कहा ना, आसन नंबर 3 पे आता है। आसन मतलब स्थिरता, आपके बॉडी की स्थिरता। आप किसी भी पोजीशन में स्थिर सुखम आसनम, किसी भी पोजीशन में स्थिरता के साथ सुखपूर्वक कितनी देर बैठ सकें, है ना। तो जब हम मेडिटेट करना शुरू करते हैं, इसीलिए क्या होता है ना, आजकल ये बड़ा पॉपुलर टर्म है, मेडिटेट करो मेडिटेट करो। तो जैसे हाई सोसाइटी है, मेडिटेट करना है, कुछ नहीं किया उन्होंने कभी, मेडिटेट करना है हमें, बैठ ही नहीं पाते हैं। बिकॉज आपने कहा कि बैकबोन दर्द करने लग जाएगी। वो मैं समझ रही हूँ कि वो केस अलग है, जब ओल्ड एज आ गई और बैठ नहीं पा रहे हैं तो फिर हम उनके लिए ऑप्शंस देते हैं। लेकिन जब आप रोज़ 5 मिनट ऐसे बैठने की कोशिश करते हैं ना, डेली 5 मिनट, शुरू में मुझसे भी नहीं बैठते बनता था। 5 मिनट क्या, 10 मिनट बहुत हो गया, बैक एकदम दुखने लग जाती। मेरी क्या एज होगी उस टाइम, कोई भी एज नहीं। फिर भी यदि आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो आपकी बॉडी यूज टू होने लग जाती है, आपकी मसल स्ट्रेंथ, जैसे वो आप कह रहे हैं ना, हल्ती पालती, दैट इज़ नॉर्मल सुखासन में हम बैठ जाएं। या फिर ये जैसे मैं चेयर पे बैठी हूँ, आप अपने हिप को चेयर के बेस से लगाइए, आपकी स्पाइन अब एक ऑटोमेटिकली सीधी हो जाएगी। अब बस आप हिप को पीछे ले जाइए और आपने ये एक सपोर्ट मिल गया, आपके हिप को बेस मिल गया। आपकी शोल्डर्स को यदि आप ऊपर तक है तो उसको वहाँ पर भी टच कर लीजिए और आप स्ट्रेट बैठ गए। इस पोजीशन में भी आप रोज़ 5 मिनट बैठना शुरू करिए। धीरे 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 आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और वो हो जाएगी। इसलिए तो ये एक दिन की चीज़ है ही नहीं, लोग सालों प्रैक्टिस करते हैं तब जाके उनको मेडिटेशन की एक्चुअल वैल्यूज़ पता चलती हैं। मुझे खुद को ही शायद, मैं प्रैक्टिस कर रही थी तो मुझे एक्चुअली कब पता चला होगा, जब मेरी डिग्री हो गई थी कि क्या है मेडिटेशन। पहले ऐसे लगता था क्या है, आंखें बंद करके बैठना है, मैडम जो बोल रही हैं वो सुनना है, और फिर थॉट्स भी चल रहे हैं तो चलता रहता था। जब मैंने खुद इन्जॉय किया उस चीज़ को, खुद से प्रैक्टिस किया, जब मुझे समझ में आया कि व्हाट एक्चुअली इट इज़। क्या आपके पास ऐसे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि हमसे मेडिटेशन हो ही नहीं सकता, या हाँ, हम आँख बंद करके बैठ ही नहीं सकते? बहुत लोग हैं ऐसे। मतलब इवन बैठना तो दूर की बात है, योग निद्रा तो आपने देखा होगा, योग शवासन जो होता है वो तो सबसे सिंपलेस्ट थिंग है। बट जब लोगों का डिप्रेशन लेवल बहुत हाई होगा या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, बहुत ही थॉट्स चल रहे होते हैं उनके, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे उन लोगों के साथ ही आती है। उनके लिए वो 5 मिनट लेटना भी बहुत मुश्किल होता है। वो लेट ही नहीं पाते हैं, वो पूरे टाइम हिलते रहते हैं, पूरे टाइम अवेयरनेस को ला ही नहीं पाते हैं क्योंकि इतने थॉट्स चल रहे होते हैं। और लेट के तो और थॉट्स आते हैं ना, जैसे लोगों को सबसे ज़्यादा आजकल जो लाइफ में प्रॉब्लम है लोगों को, नींद की है। नींद की प्रॉब्लम। कि जैसे बिस्तर पे जाके लेटे, नींद नहीं आ रही है, थॉट्स चालू हो गए, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनके ही साथ आती है, बहुत थॉट्स हैं। तो यदि वो लोग भी, देखिए हर चीज़ में मेहनत लगती है, नहीं अच्छा लगेगा, थोड़े दिन बहुत फ्लक्चुएशंस आएंगे, कई बार फिट्स भी आ जाते हैं। डिप्रेशन, जिनको बहुत एंग्जाइटी की प्रॉब्लम होती है, मेरी क्लास में मैंने देखा है उनको, क्योंकि आपको डर लगता है उनसे? नहीं, बहुत पहले जब मैं यंग, मतलब बहुत नई बिगनर थी मैं, जब मुझे ऐसा लगा, एक मेरे सामने ही एक एकदम से उसको फिट पड़ गया और वो उसके हस्बैंड्स को लेके गए फिर। और क्या होता है ना, इंटेंसिटी बहुत हाई हो जाती है, हम्म माइंड इतना ज़्यादा वर्क कर रहा है, कैलोरीज भी बहुत बर्न हो रही हैं, हम्म हम्म हम्म। बॉडी में स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाती है, क्योंकि थॉट्स थॉट्स थॉट्स। उसके बाद जब हम उनको शांत करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो उनके लिए बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल। तो कई बार कंट्रोल बिगड़ता है और उनको फिट्स आने लग जाते हैं। पर मैंने ऐसे भी बाद में स्टूडेंट्स ऐसे भी देखे जिनको ये प्रॉब्लम होती थी शुरू शुरू में, लेकिन धीरे 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 मैंने उनको, मतलब उनको थोड़ा एक मेंटल सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत होती है, उनको थोड़ा हैप्पी फील कराना बहुत ज़रूरी है कि किस चीज़ से वो हैप्पी फील करें। और फिर उनको रोज़ थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में नहीं कि उनको पहले दिन एकदम पूरा ध्यान की सारी बातें समझा दी, वो कभी नहीं जुड़ पाएंगे उससे, उनको धीरे धीरे लेकर आना होता है और वो लोग अच्छा कर पाते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कहते हैं कि एक दिन में हमको 60 से 85 हज़ार तक थॉट्स आते हैं, राइट? अब मैं ध्यान में तो बैठ गया हम्म। और बहुत सारे थॉट्स बार 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 मेरे दिमाग में आते जा रहे हैं, और कई बार तो ऐसे थॉट्स आते हैं जो जो मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था, जी। यू नो। तो उन थॉट्स को क्या मुझे कंट्रोल करना चाहिए या सिर्फ देख के छोड़ देना चाहिए? मतलब मैं उस सिचुएशन में कैसे अपने आप को संभालूं? जब आप मेडिटेट कर रहे हैं, हो सकता है
कि मतलब एक जनरल थॉट्स होते हैं कि जो हमारे काम से रिलेटेड हम जुड़े रहते हैं, तो कई बार आते हैं हमारे थॉट्स उस टाइम पर, हम अपने आज्ञा चक्र पर वर्क कर रहे होते हैं, कई बार तो हमें अपने वर्क से रिलेटेड भी बहुत थॉट्स आते हैं। तो यदि आपको लग रहा है कि कोई सचमुच माइंडफुल थॉट है, कई बार होता है ना कि एक बहुत माइंडफुल थॉट आया कि हाँ ये कर लेना चाहिए, तो जस्ट ऑब्जर्व इट, उसको सोचा आपने, वो आपको याद रहेगा। बाकी बहुत सारे फ्लक्चुएटिंग थॉट्स आते रहते हैं कि ये करना है, वो करना है, ये करना है, घर पे ये हो रहा है, वो हो रहा है। आने दीजिए उन्हें और पास होने दीजिए, पास होने दीजिए, पास होने दीजिए, किसी में भी उलझिए मत। अभी आपका पर्पस क्या है? उस टाइम पे आपका पर्पस है आपके मन को थोड़ा शांत करना। मेडिटेशन करके आप क्या कर रहे हैं? आप रीबूट कर रहे हैं अपने माइंड को। तो कोशिश करिए उस टाइम उस प्रोसेस पर ही चलिए। थॉट आ रहा है, उसको पास कीजिए। हम उसको कंट्रोल तो नहीं कर सकते, पास पास पास, और कंटिन्यू कीजिए। थोड़ी देर में थोड़े कम होंगे और कम होंगे और कम होंगे, थोड़े धीरे 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 रिफाइनिंग होती जाएगी और आपका मन शांत होने लगेगा। आप इतने सालों से योगा में हैं, लोगों को आप मेडिटेट भी करा रही हैं, एजुकेट भी कर रही हैं। अभी आपने बहुत सारे फायदे भी बताए मेडिटेशन के, बट मेडिटेशन करने के कुछ नुकसान हैं। मेडिटेशन करने के नुकसान तो ऐसे एज सच कुछ नहीं है, फ़ायदे ही हैं। बट हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेडिटेशन जो कि एक हायर स्टेज है जिसमें आप डिटैचमेंट सीख जाते हैं। आप प्रैक्टिस कर करके काफ़ी डिटैचमेंट पे आ जाते हैं। तो हो सकता है जब आप हायर लेवल प्रैक्टिसेस में पहुंच जाएं तो आप काफ़ी डिटैच हो जाएंगे बाकी सोशल लाइफ से। तो एक ये चीज़ आ सकती है। तो यदि ये आपको पॉजिटिव लगता है तो आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं, और यदि आप नहीं डिटैच होना चाहते हैं तो फिर आप उसको एक नॉर्मल प्रैक्टिस की तरह करिए, कम समय के लिए अपने नॉर्मल गोल्स को अचीव करने के लिए। और एक, यदि आपके प्रोफेशन में झूठ बहुत इन्वॉल्व है, लाइक यू आर अ लॉयर और आपको बहुत झूठ बोलना पड़ता है, तो फिर मेडिटेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, सेकंड जो हमारा फर्स्ट ही है यम नियम। यम नियम हमें सिखाता है हमारे वैल्यूज़, हमें सत्य बोलना, अहिंसा से चलना। तो वो चीज़ वहाँ पे स्टॉप हो जाती है। और यदि आप मेडिटेशन के पथ पर आए हैं तो मतलब आप वो सारे कंट्रोल लेकर आए, तो शायद आप इतने अच्छे से झूठ ना बोल पाएंगे। क्या आप ये बोल रही हैं कि एक लॉयर को मेडिटेशन नहीं करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है एक लॉयर को मेडिटेशन करना तो चाहिए, उससे वो और अपने जो फैक्ट्स हैं उनको बहुत ऑप्टिमली प्रेजेंट कर पाएगा। लेकिन हाँ, यदि वो झूठ बोल रहा है तो यदि वो भी उसकी एक कला है तो वो उसमें शायद अच्छा वर्क कर पाए, लेकिन वो इतना साथ नहीं दे पाएगा। जैसे कि आपने बोला कि मेडिटेशन करने से हम्म। हम बहुत हायर स्टेज पे पहुंच जाते हैं, अगर मैं रेगुलर करता हूँ, तो क्या घर वालों को चिंता होनी चाहिए कि हमको छोड़ छाड़ के भाग जाएगा ये इंसान? एक्चुअली आज के टाइम में ऐसा कोई करता नहीं है, लेकिन हाँ, हम डिटैचमेंट सीखने लग जाते हैं। और कई लोग होते हैं आजकल बहुत यंग भी, जैसे मेडिटेट कर रहे हैं और वो डिटैचमेंट के लिए आकर साध्वी बन जा रही हैं, लड़कियां लड़के साधक बन जा रहे हैं। तो डिटैचमेंट तो सिखाता ही है ये, पर इट्स गुड। ह्यूमन लाइफ का पर्पस तो एक्चुअली वही है, कैवल्य की प्राप्ति, जिसके लिए हम आए हैं। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको इन सब चीज़ों तक नहीं जाना है तो आप इसको एक रेगुलर वे में कीजिए फॉर फिटनेस। जितना वही बैलेंस वे में करिए, जितना आपके लिए ज़रूरी है उतना कीजिए। जैसे कि हम कहते हैं ना, जितना प्रोटीन ज़रूरी है उतना ही खाना है, ओवर प्रोटीन भी नहीं करना है। तो हर चीज़ को बैलेंस के साथ चलने चाहिए। योग तो वैसे ही आपको बैलेंस सिखाता है, तो बैलेंस के साथ चलने दीजिए, तो आप सब काम बैलेंस वे में कर पाएंगे। क्या योगा बच्चों के लिए ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। अभी अभी मैंने एक्चुअली कुछ समय से ही बच्चों की क्लासेस भी स्टार्ट की हैं। पहले मैं बड़ों को ही ट्रेन करती थी, पर मुझे ये फील होता है कि जो हमारा फाउंडेशन है, यदि वो स्ट्रॉन्ग है तो हमारा फ्यूचर, हमारा मतलब ओल्ड एज तक हम सेट रहेंगे। मेरे पास सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स होते हैं वो नॉर्मली 30s 25 से लेके 50-60 तक आया करते हैं। ये बहुत समय से चल रहा है कि यही लोग अधिकतर फिटनेस की तरफ आते हैं, और ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऑलरेडी लेकर आते हैं कि स्ट्रेस हो रही है, नींद नहीं आ रही है, फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, माइंड पर कंट्रोल नहीं है। पर यदि हम बच्चों को इतनी कम एज से उनको योग प्रैक्टिस कराते हैं तो वो ये जो डे टू डे लाइफ में जो चैलेंजेस हैं उनको बहुत कामली
हैंडल करना बचपन से ही सीख जाएंगे। और आजकल तो मतलब आपको सबको ही पता है कि लाइफ धीरे धीरे टफ होती ही जा रही है, तो बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं। स्पेशली स्ट्रेस एक बहुत ही कॉमन, मतलब मेरे पास जो 25 से ऊपर आ रहे हैं ना, तो वो तो सब स्ट्रेस वाले ही आते हैं। अधिकतर लोगों को स्ट्रेस रहता ही है, तो वो हम स्ट्रेस मैनेजमेंट यहीं सीख जाएंगे कि वहाँ तक पहुँचना ही ना पड़े। तो मुझे ऐसा लगता है फाउंडेशन में ही योग प्रैक्टिस कराना चाहिए, तो वो फिज़िकली स्ट्रांग रहेंगे, मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, और अपने अपने फुल ऑप्टिमम आउटपुट के साथ वर्क कर पाएंगे। बट आजकल के जो पेरेंट्स हैं हम्म। वो बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहते हैं कि वो कोई स्पोर्ट्स सीख ले, कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीख ले, बट उनका इस साइड इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं रहता कि वो अपने बच्चों को योगा सिखा दें। वही मैं आपको बोलती हूँ ना, योग इज़ जस्ट अ लाइफस्टाइल। और हमने यदि आज से, क्योंकि हम अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, हमने बच्चों को ये लाइफस्टाइल दे दी, तो चाहे फिर वो स्पोर्ट्स में जाएं, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट सीखें, वो जो भी करेंगे ना वो बेस्ट करेंगे। बिकॉज वो सीख जाएंगे कि कैसे मुझे अपने फुल पोटेंशियल को यूज़ करना है। तो योग एक लाइफस्टाइल है। आपने यदि अपनी लाइफस्टाइल ऐसी कर ली, बचपन से ही बच्चों को जैसे ब्रश करने की आदत डालते हैं ना हम, ऐसे योग की आदत डाल दी, 15 मिनट करो, 20 मिनट करो, एक लाइफस्टाइल बना दिया कि करना ही है आपको, तो फिर वो चाहे कुछ भी करें वो बेस्ट ही करेंगे। ऐसे 4 योगा जो हर बच्चे को हर दिन करना चाहिए। बच्चे को सबसे फोकस के लिए एक बैलेंसिंग पोज एवरीडे करना चाहिए, बैलेंसिंग पोज से फोकस आएगा। सेकंड, स्ट्रेंथ के लिए एक पोज करना चाहिए एवरीडे, तो एनी धनुरासन जो उसकी स्पाइन पर भी वर्क करे, या फिर एनी पोज जिसमें उसको स्ट्रेंथ पर वो थोड़ा वर्क कर पाए। थर्ड, उसको प्राणायाम एवरी डे करना चाहिए, भले वो अनुलोम विलोम करे, एक बेसिक ब्रीदिंग हैबिट उसकी होनी चाहिए, प्राणायाम करे मन पर कंट्रोल लाने के लिए। एंड फोर्थ, उसको थोड़ी देर बैठ के कुछ चैंटिंग, या यदि वो मेडिटेट करना सीख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ओम चैंट या भ्रामरी जो चैंट है, नाद योग, उस पर प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ये 4 चीज़ यदि वो रेगुलर करते हैं तो वो एक अपने लिए उसने अपना एक कैप्सूल डिज़ाइन कर लिया है जो उसके लाइफ टाइम काम कर सकता है। आपने बोला कि बच्चों को 4 एक्सरसाइज तो करनी चाहिए। आजकल का जो ट्रेंड है, जो मैं देखता हूँ कि जिम में लोग वेट ट्रेनिंग करते हैं अपनी मसल्स को बढ़ाने के लिए, बॉडी को टोन करने के लिए। तो क्या योगा से बच्चे या बड़े अपनी बॉडी को भी टोन कर सकते हैं, मसल्स ऑब्वियसली बढ़ा सकते हैं? जी बिल्कुल। योग में जो हमारे पोजेज होते हैं वो हमारी स्ट्रेंथ पर, फिज़िकल स्ट्रेंथ पर बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। मतलब जैसे ये मिथ है एक्चुअली, लोगों को लगता है योग सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी पे वर्क करता है, बिकॉज यूजुअली क्या होता था पहले, पार्क्स में अधिकतर योगा सबसे ज़्यादा डिमॉन्स्ट्रेट होता था। वहाँ पे जो लोग होते थे वो, उन्होंने जो सीखा स्ट्रेचिंग करना नॉर्मल, वो सिखाते रहते थे नॉर्मली, जो जनरल पार्क्स में होता था, तो वो अधिकतर फ्लेक्सिबिलिटी पे ही काम कराते रहते थे, वो ज़्यादा चैलेंजिंग पोजेस नहीं कराते थे। बाकी हमारे बहुत सारे पोजेज हैं, जैसे प्लैंक पोज, वीरभद्रासन, बहुत सारे वारियर पोज। तो ये बहुत सारे पोजेज हैं जो हमारी स्ट्रेंथ पे वर्क करते हैं, ये स्टैटिक होते हैं। जब भी हम कोई चीज़ को होल्ड करके रखते हैं तब हम उस मसल पे वर्क करने लग जाते हैं। जब हम कोई मूवमेंट कर रहे हैं, जैसे कि हम हाथ ऊपर ले जा रहे हैं, वापस ला रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं, वापस ले जा रहे हैं, ये कंटिन्यूस मूवमेंट कर रहे हैं, तब हम उस एरिया पे सर्कुलेशन में वर्क कर रहे हैं, उस एरिया के सर्कुलेशन में। जैसे कि एक्सरसाइजेज होती है ना जो रेपिटेशन के साथ की जाती हैं, तो वो हम उसके सर्कुलेशन पर वर्क कर रहे हैं। पर जब हम किसी चीज़ को होल्ड करके रख रहे हैं, मतलब हम उसकी स्ट्रेंथ पे वर्क कर रहे हैं। तो योग में ऐसे बहुत सारे पोजेज हैं जिसमें हम स्ट्रेंथ पे वर्क करते हैं और हम अच्छे से मसल गेन कर सकते हैं। ओके। तो जब मैं स्कूल में था तो हमको वहाँ पे सूर्य नमस्कार सिखाया गया था, बट आजकल मैं देखता हूँ कि सूर्य नमस्कार कोई भी नहीं करता है, बहुत रेयरली। जैसे अभी आपने पार्क की बात करी, तो पार्क में भी मैं कभी किसी को नहीं देखता हूँ कि कोई सूर्य नमस्कार कर रहा है। तो ये धीमे धीमे सूर्य नमस्कार ये ट्रेंड से आउट कैसे होता जा रहा है? सूर्य नमस्कार एक्चुअली इसलिए कम हो रहा है, यदि हो रहा है तो उसका रीज़न यही है कि बहुत सारे लोग हैं ना उसको उसमें इंजरीज बहुत होती हैं, ओके। क्योंकि गलत तरीके से भी बहुत करते हैं सूर्य नमस्कार। और जैसे कि सूर्य नमस्कार पहले ऐसा था कि
हर कोई कर रहा था, पर ओल्ड एज वालों को उससे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी बिकॉज वो प्रॉपर अलाइनमेंट और एंगेजमेंट ऑफ मसल्स के साथ नहीं कर रहे थे। तो फिर धीरे धीरे वो लोग बंद कर देते हैं क्योंकि घुटने प्रॉब्लम करने लग जाते हैं। हम लोगों के एक्चुअली है ना, योग में प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग थोड़ा डाइट पर भी इतना वर्क नहीं करते। यदि हम वही एक बैलेंस फूड खाएं, हम थोड़ा प्रोटीन रिच फूड खाएं। देखिए, मसल्स बिल्ड करने के लिए आपको प्रोटीन रिच फूड तो खाना ही पड़ेगा। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप वे प्रोटीन पे जाइए, आप ना जाइए या जाइए, मैं ये दोनों चीज़ नहीं बोल रही हूँ, ये आपकी खुद की चॉइस है। लेकिन आपको ये चेक करना ही पड़ेगा कि आप प्रॉपर प्रोटीन खा रहे हैं कि नहीं। आप जितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप मसल्स को ब्रेक कर रहे हैं, जैसे आपने सूर्य नमस्कार किया, आपने घुटनों को मोड़ा, आप बार बार ऊपर नीचे हो रहे हैं, 12 राउंड्स आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो काफ़ी सारे मसल आपके लॉस हो रहे हैं इस टाइम पर यदि आपका खाना उतना अच्छा नहीं है, यदि आप एकदम सिंपल सा खाना खा रहे हैं जिसमें कोई प्रोटीन ज़्यादा है ही नहीं, तो रिकवरी होगी नहीं और धीरे 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 आपके मसल्स वीक होते जाएंगे और आपको जॉइंट में इश्यूज आने लग जाएंगे और आप सोचेंगे कि अब मैं छोड़ दूँ, इससे ही प्रॉब्लम हो रही है। राइट। तो इसीलिए यदि आप प्रॉपर गाइडेंस में करते हैं, कई बार लोगों को जैसे वर्टिगो की प्रॉब्लम है, वो लोग बहुत सूर्य या सर्वाइकल के इश्यूज हैं, तो नी की प्रॉब्लम है, वो लोग सूर्य नमस्कार करते हैं और उनको उसी दिन वर्टिगो हिट करने लग जाता है। नेक का आपने बहुत कंटिन्यूस मूवमेंट किया, क्योंकि सूर्य नमस्कार में आप देख रहे हैं आप नीचे जा रहे हैं, ऊपर आ ऊपर रहे जा हैं, रहे नीचे जा रहे हैं। हैं, बहुत नेक मूवमेंट है, तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो यदि आप किसी एक्सपर्ट के साथ करेंगे या किसी के इंस्ट्रक्शन में करेंगे तो वो आपको ज़रूर समझाएंगे कि आपको क्या पोजीशन। बहुत सारे वेरिएशन है सूर्य नमस्कार के जो हम अपने स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ही तुरंत क्रिएट कर देते हैं कि यदि नी में प्रॉब्लम है तो आपको ये पोज को स्किप करके इसकी जगह ये करना है, यदि आपको नेक में प्रॉब्लम है तो आपको ये इतना अप एंड डाउन नहीं करना है। तो आप सूर्य नमस्कार मत रोकिए, आप उसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन कीजिए। जब से रामदेव बाबा जी आए हैं तब से प्राणायाम पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। वो सबको बोलते हैं प्राणायाम करो प्राणायाम करो, है क्या ये एग्जैक्टली प्राणायाम? प्राणायाम इज कंट्रोल ओवर योर ब्रेथ। आपको अपने ब्रेथ पर कंट्रोल करना सीखना है। नॉर्मली आप कभी भी ऑब्जर्व करके देखिए आप कैसी सांस लेते हैं। आप कैसी सांस लेते हैं? नॉर्मली लोग ऐसे ही लेते हैं कि लंबी सांस ली और छोटी सी सांस छोड़ दी। हमने आपको कहीं भी मैं बोलूँगी कि प्राणायाम करना है, मेरे पास कोई भी नया स्टूडेंट आएगा वो ऐसे लेगा, जैसे कि इस रूम की पूरी ऑक्सीजन आज वो अभी ले लेगा और फिर छोड़ दी। तो ये एक नॉर्मल ब्रीदिंग टेक्निक तो है। फिर ये सांस गई कहाँ जब अंदर हमने इतनी सारी ली हाँ, और बाहर इतनी सी आई थोड़ी तो सी फिर बाकी छोड़ गई दी। कहाँ? वो लॉस्ट है, अंदर ही है वो। तो ओके पूरी तरह आपने एक्सेल ही नहीं किया। ओके तो प्राणायाम हमें यही सिखाता है, कंट्रोल ओवर ब्रेथ। जो ओके हम एक्चुअली प्राणायाम में कुंभक भी आता है जिसमें हम रिटेंशन पर वर्क करते हैं, अपनी ब्रेथ को थोड़ी देर होल्ड भी करते हैं। पर हम नॉर्मल लोगों को रिटेंशन सबको नहीं सिखाते, उनको सिर्फ लेना और छोड़ना इस पर ही इनहेल एंड एक्सेल पे वर्क करते हैं। तो इसका एक रेशो होता है जैसे कि 1:2, जिसमें जितने में आपने लिया उसके डबल में आपने छोड़ा, या 1:1, जितने में आपने लिया उसके बराबर में आपने छोड़ा। तो जैसे मैंने आपको बताया, इतना लंबा ले लिया और छोड़ा थोड़ा सा, ये हमारी ब्रेथ सही नहीं है, सुपरफिशियल है काफ़ी। तो हम प्राणायाम में ये जो प्रिंसिपल्स हैं 1:2, 1:2:2 या एक्चुअल होता है 1:4:2, मतलब जितना आपने लिया उसका 4 गुना आपने रोका और उसका डबल आपने छोड़ दिया। ओके हाँ, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये 4 गुना तक लाते हैं हम, लेकिन हम उसको कोशिश करते हैं। प्राणायाम का जो प्रिंसिपल है वो यही है कि 1:4:2, इसमें हम ब्रीदिंग को अपनी ट्रेन करते हैं, अपनी ब्रेथ को इस तरीके से ट्रेन करना सीखते हैं। तो वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट लोगों के हिसाब से डिपेंड करता है कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको वैसे कराया जाता है। प्राणायाम में बेसिकली तस्मिन सति श्वास प्रश्वास योगर गति विच्छेद, हम श्वास और प्रश्वास मतलब इनहेल और एक्सेल की जो गति है उसमें विच्छेद, उसमें हम चेंजेस कंट्रोल, लेके आते हैं। हाँ कंट्रोल लेकर आते हैं बस। ओके ऐसा बोला जाता है कि 1 मिनट में अगर आप सिर्फ 6 बार ही ब्रीथ करते हो तो बहुत अच्छा होता है। ऐसा कुछ ये सही है, ये मिथ है ये? जी बिल्कुल, यूजुअली है ना, हम आप यदि ऑब्जर्व करेंगे तो ऐसे आप 12 से 14 बार ब्रेथ कर लेते होंगे शायद कई बार। तो आप 6 या 4 बार, यदि जैसे जैसे आप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, आप प्राणायाम करना शुरू करते हैं ना, अपने आप ऑटोमेटिकली आपकी ब्रेथ अलाइन होने लग जाती है और आप शायद 1 मिनट में सिर्फ 4 ब्रेथ ही लें। तो ये आपकी प्रैक्टिस से आने लग जाता है। इसका ही वही सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे आपने डॉग कुत्तों को देखा होगा,
उतने कितनी जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, और उनकी एज क्या होती है, हार्डली 6-7, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल। ऐसे कछुआ जो होता है वो बहुत धीरे सांस लेता है, बहुत धीरे सांस, और उसकी एज होती है 100+ हो जाती है। तो आप जितना आपका श्वास स्लो होगा, जितना सटल होगा, जितना सूक्ष्म होगा, धीरे 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 आपकी एज भी उसके हिसाब से बढ़ती जाती है। क्या योगा किसी को जवान बना सकता है? देखिए, योग से आप हमेशा जवान रह सकते हैं, बिकॉज वो अ, आपको बूढ़ा होने ही नहीं देगा। मुझे लगता है यदि आप मन से जवान है ना, तो आप हमेशा जवान रहेंगे। आपका मन ही है जो आपको बूढ़ा कर देता है, आपका मन ही है जो आपको हमेशा थकाएगा भी, आपका मन ही है जो आपको कमज़ोर बनाएगा। तो यदि आपका मन स्ट्रांग है, आपका मन जवान है, तो आप लाइफ टाइम जवान रह सकते हैं। तो कहते हैं ना, योग से फेस पे आपके ब्यूटी आती है, चार्म आता है, तो वो सब योग के बाय प्रोडक्ट्स हैं। यदि आप योग की प्रैक्टिस करते हैं, आप पॉजिटिव रहते हैं, आपका फेस अच्छा ग्लो करता है, सब कुछ आपको अच्छा ही फील होता है, और आप सबको पॉजिटिवली देखते हैं, तो लोग भी आपको पॉजिटिवली देखते हैं। अभी हमने प्राणायाम की बात करी, ऐसे 4 प्राणायाम जो हमको हर दिन करने चाहिए। प्राणायाम तो मैंने आपको जैसे बताया, प्राणायाम में कुंभक आ जाता है कि उसमें हम रिटेंशन भी करते हैं, पर यदि हम बिना कुंभक के कर रहे हैं, तो मैं लोगों को सबसे पहले कहती हूँ कि जो कपालभाति, दैट इज़ नॉट अ प्राणायाम, दैट इज़ अ क्रिया। वो एक क्रिया होती है, लेकिन प्राण की क्रिया है, तो वो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है, जो हमें थोड़ा एक्टिव करती है। तो मैं स्टार्टिंग में हमेशा सबको कहती हूँ कि आप कपालभाति करो टू गेट एक्टिव। जो प्रेजेंट माइंड प्लेस पे आप आए, वहाँ थोड़ा जो लेथार्जी आपकी है वो चली जाए और आप एक्टिव हो जाओ। तो ये आपको एक करना चाहिए, एक्सेल 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 कपालभाति, आप इससे एक्टिव होंगे। सेकेंड होता है 1:1 ब्रीदिंग, जो कि अंदर बाहर। जितने में लिया उतने में छोड़ा, जितने में आपने सांस ली उतने में छोड़ा। ये आपको एक बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड देती है कि आप बैलेंस हो जाते हैं। देन 1:2 ब्रीदिंग, जैसे ओम चैंटिंग है या भ्रामरी है, जिसमें हम लंबा सांस छोड़ते हैं, डबल टाइम तक छोड़ते हैं। ये आपको आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देती है, तो ये आपको तुरंत रिलैक्स करने का काम करती है। तो ऐसी ब्रीदिंग आप करिए जिससे आप तुरंत रिलैक्स हो जाएं। ये 3 ब्रीदिंग आप कीजिए। उसके अलावा फिर यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी बढ़ गई है, तो फिर आप एक रिटेंशन को लेकर आइए, आप कुंभक लगाइए, सांस लीजिए, थोड़ा उसको रिटेन कीजिए, अपनी एनर्जी पर वर्क करिए, और फिर उसको एक्सेल करिए। कितनी देर तक सांस रोकना चाहिए हमें? मैंने आपको बताया था ना, जैसे 1:4:2, ये एक आइडल है प्रिंसिपल, कि हमने जितना लिया उसके 4 गुना तक हम रोक सकते हैं, और उसके डबल में हमें छोड़ना है। तो वो 4 गुना आपको पहली बार में ही नहीं करना है। ये इसलिए 4 गुना तो हम बताते ही नहीं है, क्योंकि लोग पहले दिन से ही शुरू कर देते हैं। आप उसको 1:1 से स्टार्ट कीजिए, देन 1:1:2 पर जाइए, देन 1:2:2 पर जाइए, ऐसे धीरे धीरे इसको 3-4 तक लेकर आइए। फैट लॉस के लिए सबसे बेस्ट प्राणायाम कौन से हैं? सूर्यभेदी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। सूर्यभेदी प्राणायाम जो है, भस्त्रिका, सूर्यभेदी, ये सब हीट जनरेटिंग प्राणायाम है, जो कि हमारी जो पिंगला नाड़ी है, इस सूर्य नाड़ी को स्टिमुलेट कर देते हैं, जिसका काम है हमारी बॉडी में हीट जनरेट करना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करी। तो ये जो प्राणायाम है, जिनसे भी हीट हमारी बॉडी में आ रही है, जैसे कपालभाति भी हीट को काफ़ी बढ़ाता है, तो ऐसी चीज़ों से हम फैट बर्न कर सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मोटे होते हैं, जो और कुछ और ज़्यादा कर भी नहीं पाते हैं, तो उनको हम ब्रीदिंग से भी काफ़ी फैट बर्निंग करा सकते हैं। तो मैं सबसे ज़्यादा कहूँगी भस्त्रिका एंड सूर्यभेदी, वेरी नाइस। क्या ये जो प्राणायाम है, जिन लोगों को बीपी है, शुगर है, अस्थमा है, उन लोगों को भी हेल्प करता है ये बीमारियों को ख़त्म करने में? बहुत हेल्प करता है। देखिए, ये बिल्कुल कहना गलत है कि आप ये करिए तो आपका ये हो जाएगा, बट मार्केट में तो ये क्लेम चलता यही है आजकल। चलता है। हाँ, वो एक्चुअली उनका कहना गलत नहीं है। मैंने एक बार देखा कि रामदेव बाबा तो ओपन स्टेज पे बोलते हैं कि ये करो तो ये ख़त्म हो जाएगा। हाँ, वो एक्चुअली उनका कहना इस तरीके से गलत नहीं है कि वो उस पर्पस से कह रहे हैं कि आप ये करो तो ठीक हो जाए, पर हम कैसे लेते हैं कि हमने आज किया और ठीक हो जाए, या कल किया, 1 हफ्ते किया, ठीक हो जाए। ये कंटिन्यूस प्रैक्टिस है। जब तक आप इसको कंटिन्यूस नहीं करोगे, कोई फ़र्क आपको नहीं दिखेगा। मैं कह रही हूँ ना, मिनिमम 3 मंथ आपको करना ही चाहिए कोई भी प्रैक्टिस, तभी आपको रिजल्ट दिखेगा उसका। तो जैसे अस्थमा है, आप आज टेस्ट कराइए,
और आप 3 महीने प्राणायाम करिए, 1 महीने भी करेंगे, 2 महीने करिए, 3 महीने करिए, फिर आप टेस्ट कराइए अपने लंग कैपेसिटी का। आपको चेंजेस 100% मिलेंगे, मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन आपको उसको रेगुलर करना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि अस्थमा लोगों को बहुत ज़्यादा होता है आजकल। दिल्ली एनसीआर में कितना ज़्यादा पोल्यूशन है, तो ऐसी 4 एक्सरसाइज जो लोग करके अपना अस्थमा ठीक कर सकते हैं। अस्थमा में सबसे इफेक्टिव है, मतलब आप चेस्ट ओपनिंग आसनास करें। आसनास बहुत मिल जाएंगे आपको जिसमें भी आपके चेस्ट को फुल एक्सपांशन मिल रहा है। ऐसे आसन करें जिससे आपके चेस्ट की ओपनिंग हो, ताकि आपके लंग्स को अच्छे से वर्क करने की स्पेस मिले। जैसे पर्वत आसन है, सीटेड पोज में ही आप जब हाथों को ज्वाइन करके ऊपर लेके जाते हैं, पर्वत आसन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, जिसमें आप चेस्ट को पूरा ओपन करते हैं। और भी बहुत सारे पोजेज हैं, जैसे कि कोबरा पोज जो सर्पासन है, भुजंगासन है, इसमें हम अपने चेस्ट को फुल ओपनिंग देते हैं। धनुरासन, ऐसे पोजेज आप करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प इनमें से करेंगे। इजी कौन सा है? कोबरा काफ़ी इजी है, पर्वतासन सबसे इजी है, वो कोई भी कर सकता है, मतलब बैठे बैठे ही कर सकते हैं। ठीक है। तो पर्वतासन जो सीटेड पोज में पर्वतासन है, वो हर कोई कर सकता है, बहुत सिंपल सा पोज है, वो आप कर सकते हैं। फिर भुजंगासन, वो भी बहुत सिंपल है, आप वो कर सकते हैं। तो वो आप रेगुलर प्रैक्टिस में डाल लीजिए, चेस्ट ओपनर है अच्छा। ब्रीदिंग जो होता है अस्थमा में, तो वो उसका बहुत अच्छा रोल होता है। तो यदि आपको कफ बहुत ज़्यादा रहता है तो आप सूर्य भेदी प्राणायाम या भस्त्रिका, कपालभाति आप रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपको काफ़ी हीट आपकी बॉडी में जनरेट करेगा और लंग्स को भी फुल एक्सपांशन देता है, और कफ भी हटाता है। कफ भी हटाता है। साथ में आप अनुलोम विलोम एक प्रैक्टिस में और इंक्लूड कर लीजिए। अनुलोम विलोम क्या करेगा, आपको आपको मेंटली काफ़ी शांत करेगा। अस्थमा का एक रीज़न स्ट्रेस भी बहुत बड़ा रीज़न होता है, कि आजकल जो एकदम से अस्थमा अटैक करता है ना लोगों को, वो स्ट्रेस के कारण बहुत हो जाता है। क्योंकि यदि आपके लंग्स थोड़े भी वीक हैं और आपको स्ट्रेस अटैक हुआ है, तो वो आपके लंग्स पर ही आ गया। तो इसलिए आप स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए आप अनुलोम विलोम रेगुलर प्रैक्टिस करिए। इतना भी आप करते हैं तो आपके लिए काफ़ी है। अगर कोई इंसान बीपी शुगर को मेंटेन करना चाहता है योगा से, तो कौन कौन सी बेस्ट एक्सरसाइज है योगा में? देखिए, यदि आप हाई बीपी के पेशेंट हैं तो फिर आपको बहुत रिगरस काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस या आसनास नहीं प्रैक्टिस करने हैं जिससे एकदम से आपका बीपी शूट हो जाए। थोड़े ऐसे पोजेस कीजिए जो मतलब आपको शांत करें, आपके माइंड को शांत करें, आपके नर्वस सिस्टम पर वर्क करें, उसको काम करने की कोशिश करें। तो ऐसे पोजेस कीजिए। तो ऐसे वाले जितने भी सिंपल रिलैक्सेशन वाले पोजेस होते हैं, लाइक बालासन, ये सारे पोजेस काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। चाइल्ड पोज जिसमें हम सॉरी हैप्पी बेबी पोज जिसमें हम लेट के कर रहे होते हैं, हैप्पी बेबी। इवन कोबरा काफ़ी अच्छा है, सरपासन काफ़ी अच्छा है। बहुत सारे पोजेज हैं जो सिंपल पोजेज हैं जो आप कर सकते हैं, और उसका एक सेट बनाइए। देखिए, करना तो रेगुलर पड़ेगा। जैसे सूर्य नमस्कार अधिकतर हाई बीपी में थोड़ा दिक्कत करता है, तो आप उसमें बस इतना उसमें आप मॉडिफिकेशन कीजिए कि फॉरवर्ड फोल्ड आप कम कर दीजिए। फॉरवर्ड फोल्ड एकदम से ना करिए, और करिए तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके कीजिए। लाइक चेयर में बैठ गए, वो चेयर पोज ले आए उसकी जगह, तो उसको थोड़ा मॉडिफाई करिए। फॉरवर्ड फोल्ड आपको नहीं करना है। अदरवाइज आप सारी चीज़ें कर सकते हैं, बस हाई इंटेंसिटी नहीं। जब भी आप थोड़ा ध्यान रखिए, अवेयरनेस रखिए कि फॉरवर्ड फोल्ड से यदि आपको बीपी आपका बढ़ रहा है तो आप उसको अवॉइड कीजिए। ब्रीदिंग पे बहुत वर्क कीजिए, शांत रखने वाले जैसे कि भ्रामरी, अनुलोम विलोम, ये बहुत अच्छे होते हैं आपके बीपी को कंट्रोल करने के लिए। तो ये बहुत अच्छी ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं। ऊंचाई ब्रीथ, ये सारी टेक्निक्स बहुत अच्छी हैं, आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या इन एक्सरसाइज से शुगर भी कम हो सकती है, रिवर्स हो सकती है? देखिए, शुगर भी एक लाइफस्टाइल डिसीज़ है, वो आपके लाइफस्टाइल से ही आई है। अब पता चला आप खूब योग कर रहे हैं और घर जाके आप खूब भर भर के मीठा खा रहे हैं, तो वो कंट्रोल तो नहीं हो पाएगी। तो आप ये है कि हाँ, पोजेज आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके पैंक्रियास को प्रॉपरली वर्क करने के लिए। आपके जो हार्मोन्स का सिक्रेशन है उनको बैलेंस करने में पोजेज आपको, योग आपको बहुत हेल्प करेगा। तो टाइमली यदि आप उसको करना शुरू कर देते हैं और रेगुलर प्रैक्टिस में ले आते हैं, तो वो उस चीज़ को, जैसे अब आप मेडिसिन पर आ गए हैं, तो मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि वो रिवर्स कर देगा और आप मेडिसिन खाना छोड़ दीजिए। वो रिवर्स नहीं करेगा, वो आपकी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर देगा। जो वर्स कंडीशन पे आप धीरे धीरे आने लग जाएंगे, उससे और जल्दी वो आपको पहले ले आएगा, थोड़ी अच्छी कंडीशन में ले आएगा। तो आपका कहना है कि अगर कोई मेडिसिन खा रहा है तो उसको मेडिसिन बंद नहीं करनी है योगा में? मैं ये कह रही हूँ, या तो देखिए आप अर्ली डायग्नोस कीजिए
यदि आपको फील होने लगा है कि आपने बहुत समय से आपकी लाइफस्टाइल ख़राब चल रही है, तो आप पहले ही योग जॉइन कर लीजिए और अब उन सब चीज़ों पे वर्क कीजिए, अपनी लाइफस्टाइल को सुधारिए। जैसे कि मेरे पास थायराइड के कई पेशेंट आते हैं जिनका अभी अभी थायराइड डायग्नोज हुआ है, तो उनका मैंने कईयों का रिवर्स किया है, बहुत ईजिली रिवर्स हो जाता है। पर अब सपोज जो बीपी की मेडिसिन पूरे 10-15 सालों से 10 सालों से खाए जा रहे हैं, मतलब उन्होंने तो अपनी उनकी लाइफस्टाइल ऐसी ही चली आ रही थी ना। अब यदि वो सोचे कि 1 महीना योग करके वो बीपी की गोली छोड़ दें, तो वो तो बहुत रिस्की है उनके लिए, वो उन्हें बिल्कुल नहीं करना। हाँ, यदि आप शुरू से कर रहे होते योग प्रैक्टिस, तो शायद आपको बीपी की मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और फिर भी आप लॉन्ग टाइम तक प्रैक्टिस कर करके हो सकता है वो आप ख़राब कंडीशन से पहले वाली कंडीशन में ही रहेंगे, थोड़ा सा रिवर्स हो जाएगा वो। थोड़ा रिवर्स हो जाएगा। पूरा रिवर्स तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ये करने से ये हो जाता है। आजकल बहुत सारी जो फीमेल्स हैं जो घर पे ही रहती हैं, उनका योग करना इतना इजी नहीं हो पाता है क्योंकि उनको घर के काम बहुत सारे होते हैं। इनफैक्ट कुछ फीमेल्स को ये भी लगता है कि क्योंकि हम घर के काम कर रहे हैं, जैसे कि हम घर के झाड़ू पोछा बर्तन कर रहे हैं, तो पोछा लगाना इटसेल्फ इज़ अ सॉर्ट ऑफ योगा, तो हमको इन सब करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऐसे भी फीमेल्स को देखा है जो कि घर के काम कर रही हैं पर उसके बाद भी बहुत ज़्यादा फैट है बॉडी में, स्पेशली टमी साइड में बहुत ज़्यादा फैट आ जाता है। तो क्या घर की ये एक्सरसाइजेस योगा को रिप्लेस कर सकती हैं? क्योंकि बोला जाता था पहले कि प्रेगनेंसी में आपको बहुत ज़्यादा पोछा लगाना चाहिए, आपको ईज हो जाएगा उससे, आप बहुत ज़्यादा पुट ऑन नहीं करोगे। तो क्या ये सही है? देखिए, एक्चुअली डिपेंड करता है पॉस्चर पर, कि आप किस पॉस्चर में रह के कैसे कर रहे हैं। आपने सुना कि पोछा लगाना चाहिए, पता चला आप बिल्कुल अजीब से पॉस्चर में, जैसे आपको कंफर्ट लग रहा है, जैसे आपकी स्पाइन को कंफर्ट लग रहा है, आप उस पॉस्चर में बैठ के पोछा लगा रहे हो, तो उससे आपको कोई फ़ायदा तो होगा ही नहीं। हाँ, आपके पैरों के मसल्स थोड़े आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, लेकिन उसमें भी हो सकता है कि आपकी नी की पोजीशनिंग आप ऐसे रख रहे हैं कि यदि मान लो आपका नी जॉइंट थोड़ा वीक हो रहा है, क्योंकि डाइट, मैंने आपको बोला बार बार कि लोग डाइट पे इतना कोई ध्यान नहीं देते, तो यदि आपका नी का मसल वीक हो रहा है तो वो और डैमेज हो जाएगा। और ऐसे ही लोग जैसे झाड़ू लगा रहे हैं, कमर की जो बैक की पोजीशन है वो और उन्होंने बैंड कर रखी है, और वो भी रॉन्ग तरीके से बैंड कर रखी है, जिससे कि उनको हो सकता है कि स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम होने लगे, बैक में इश्यूज आने लग जाएं। तो यही एक्चुअली होता है सभी लेडीज़ में। इवन मैं अपनी मेड को भी देखती हूँ, बैक दुख रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्योंकि पॉस्चर सही नहीं है। तो यदि हम कहें कि वो एक्सरसाइज उसके कंपैरिजन, यदि आप पहले के लोगों का क्या होता था, उनका पॉस्चर सही ही रहता था, क्योंकि वो गैजेट फ्रेंडली थे ही नहीं कि वो ऐसे बैठ के कुछ कर रहे हों, वो ऐसे कर रहे हों, वो उनका पोस्चर थोड़ा सही ही रहता था। वो नीचे सोते थे, ज़मीन पे सोते थे, नीचे सीधे बैठते थे, घूमते भी ऐसे थे, तो पोस्चर वैसा रहता था। तो वो उसके अकॉर्डिंग यदि काम करते थे तो वो सही पोस्चर में करते भी होंगे, मैं ऐसा समझती हूँ। पर आज के टाइम में ना, हम कुछ भी पोस्चर में, मैं इवन लोगों को वॉक करते देखती हूँ ना, तो वो वॉक भी गलत पोस्चर में कर रहे होते हैं, ऐसे गर्दन झुका लेते हैं और ऐसे चलते रहते हैं। थोड़े दिनों में उनको स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर उनको वर्टिगो होने लग जाता है। तो उनको तो लगता है हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, हम तो वॉक कर रहे थे, इससे अच्छा क्या हो सकता है, डॉक्टर ने कहा है। पर क्यों हो गया? क्योंकि आपकी पॉस्चर गलत था। तो यदि आप किसी इंस्ट्रक्टर के थ्रू कभी कोई चीज़ सीखते हैं और करते हैं, तो वो आपको प्रॉपर पॉस्चर पहले बताएगा। आपका पॉस्चर सही होना बहुत ज़रूरी है। फिर आप भले ही आप उसको अपने घर के जो काम है डेली रूटीन के कामों में, आप फिर उन पॉस्चर के साथ यदि आप वो काम करते हैं ना, तो आप उसमें भी उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं पोछा लगाऊंगी तो मैं प्रॉपर गार्लैंड पोज में बैठूंगी, मालासन में बैठूंगी, और फिर मैं काम करूंगी, ताकि मेरे को मेरी जो पॉस्चर है वो मुझे स्ट्रेंथ दे, उससे मुझे कुछ तो फ़ायदा हो। मैं झाड़ू लगाऊंगी तो मैं कोशिश करूंगी कि मेरा पॉस्चर सही हो और झाड़ू का काम भी हो जाए और मेरी एक्सरसाइज भी हो जाए। तो ये बहुत अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आपको चाहिए कि आप किसी से प्रॉपरली ट्रेन हो, पहले आप उन चीज़ों को सीखें और फिर आप उनको यूज़ करें। हम लोग की जनरेशन में मेल्स को लगता है कि योगा से बेटर है जिम जाना। हाँ, ये एक्चुअली ये मेल्स का है। मैं पिछले 7 इयर्स से स्टूडियो रन कर रही हूँ। मेरे हर बैच में हार्डली 2 मेल, 3 मेल, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही होते हैं। बाकी सब फीमेल्स ही होती हैं। उसका रीज़न यही है, लड़कों को लगता है कि योगा तो लेडीज़ के लिए बना है, फ्लेक्सिबिलिटी पे वर्क करता है,
सॉफ्ट लोगों के लिए होता है, ये तो सिर्फ लेडीज़ के लिए है। हम तो जिम जाएंगे, हमें वेट ट्रेनिंग करनी है, हमें बॉडी बिल्ड करनी है, ये लड़कों का काम है। बट मैं आपको ट्रूली बताऊं तो योग मेल्स के लिए जितना इम्पॉर्टेंट है, जितना फीमेल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, उतना ही मेल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। और आज के टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज जो वर्कलोड है, स्ट्रेस है, आपका स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए योग बहुत हेल्पफुल है। मेरे यहाँ जितने भी मेल स्टूडेंट आते हैं, मैं जब उनको देखती हूँ ना आफ्टर द सेशन, जब वो सेशन एंड होता है, वो एकदम फ्री और लाइट फील करते हैं। मतलब मेल बिल्कुल गैप नहीं करते, वो रेगुलर आते हैं, बिकॉज उनको पता है वहाँ से उनको जो हीलिंग है वो उनकी वहीं हो रही है। तो उनको स्ट्रेस से रिलीज़ हो जाता है। बाकी बॉडी पे तो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी की तो चाहिए ही है। पॉस्चर तो सभी का ख़राब हो रहा है, आज तो हर कोई परेशान है अपने पॉस्चर से। तो आपका पॉस्चर सुधरता है योग करने से, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, स्ट्रेंथ आती है, बहुत स्ट्रेंथ आती है। मतलब इतने अच्छे अच्छे पोजेस हैं हमारे कि यदि आप प्रॉपरली किसी, मैं आपको बार बार कहूँगी, यदि आप किसी इंस्ट्रक्टर के थ्रू करते हैं तो वो आपको, यदि अच्छा इंस्ट्रक्टर है तो वो आपको ट्रेन करेगा कि कैसे आपको, आप बॉडी भी बिल्ड कर सकते हैं थ्रू योग, आप मसल गेन कर सकते हैं। प्रॉपर डाइट लीजिए, प्रॉपर आसनास कीजिए, तो आप स्ट्रेंथ और मसल गेन कर सकते हैं। और मेंटल रिलैक्सेशन मिला। इसके बाद दूसरी आज की जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, एडिक्शन। बहुत सारी चीज़ों के एडिक्शन होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। लोग एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं, स्मोकिंग। स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, बिकॉज उनको लगता है कि यही एक सॉल्यूशन है कि थॉट्स को कंट्रोल करना है इसके थ्रू और फिर हम सो जाएंगे। बट वो कोई स्लीप नहीं है। यदि आप रेगुलर योग प्रैक्टिस करते हैं तो आप देखिए आपकी नींद में क्या चेंजेस आते हैं। इतने चेंजेस आते हैं नींद में कि फिर आप थॉटलेस होके सोना सीख जाते हैं। आपको माइंड को इतना शांत कर देता है वो। तीसरी चीज़, एक आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो मैं जो जनरली देख रहा हूँ आजकल कि मेल्स में भी बहुत ज़्यादा स्पर्म काउंट का प्रॉब्लम होता है, और फीमेल्स में भी इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये भी क्या सही किया जा सकता है? बहुत हद तक, मतलब आपकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ किया जा सकता है, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। हमें बहुत सारे आसनास हैं जो कि हमारे पेल्विक फ्लोर पर बहुत अच्छा इफेक्ट, उसकी स्ट्रेंथनिंग पर वर्क करते हैं। बहुत सारे प्रोसेस, जैसे मैंने अभी आपसे बताया था, झाड़ू पोछा करते हुए ही मैं गार्लैंड पोज में, मलासन में बैठूंगी। गार्लैंड पोज में बहुत सारे वेरिएशंस भी हैं जो कि हमारे लोअर बॉडी में, जो कि हमारा पेल्विक एरिया है, उस एरिया में ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं, वहाँ उसकी मसल्स की स्ट्रेंथ पर वर्क करते हैं। ब्लड फ्लो यदि आपका जिस भी एरिया में अच्छा होगा, उसकी फंक्शनिंग धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। उसकी अंदर इंटरनल फ्लेक्सिबिलिटी यदि है उस ऑर्गन की, तो वो अच्छा वर्क करेगा, ऑप्टिमल वर्क करेगा। उसके पास स्पेस है तो वो ऑप्टिमल वर्क करेगा। तो यदि हम योग के थ्रू हमारे पेल्विक फ्लोर पर अच्छे से वर्क करते हैं, हम हिप ओपनिंग वाले आसनास करते हैं जिससे हम स्ट्रेस को भी रिलीज़ करते हैं, इमोशंस को रिलीज़ करते हैं अपनी बॉडी से, तो हम अपने हार्मोन्स पर अच्छा वर्क कर पाते हैं। हमारे हार्मोन्स सही सेक्रेट होंगे तो अपने आप ही बॉडी का बैलेंस सही होगा, तो सारी चीज़ें अपने आप सच अच्छी तरह से फंक्शन करने लग जाएंगी। तो बहुत हेल्प करता है ये योग हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर वर्क करने के लिए। प्रोस्टेट जैसे बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, हमारे योग में ना हम बंधास पे वर्क करते हैं। बंध जो होते हैं, लॉक्स, लॉक्स मतलब किसी एक एरिया पर कॉन्ट्रैक्शन किया जाता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन किया जाता है। वैसे बेसिकली हमारे 4 बंध होते हैं, पर जैसे कि मूलाधार बंध, जो मूल बंध है, जो कि हमारे मूलाधार, जो मूल क्षेत्र, रूट एरिया है हमारा, पेल्विक एरिया जो है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है और उस पर हम एनर्जी को लॉक करते हैं। ये जो है हमारे उस एरिया को बहुत ही एनर्जाइज करता है, उसकी जो क्षमता है उसको बहुत बढ़ा देता है। तो योग में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम अपने ओवरऑल बॉडी पर वर्क कर सकते हैं, ओके। कि उसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। क्या प्रेगनेंसी में योगा करना चाहिए? प्रेगनेंसी के लिए योग एक प्रॉपर मॉड्यूल के थ्रू डिज़ाइन किया जाता है। हर ट्राइमेस्टर के लिए हम स्पेसिफिक आसनास कराते हैं, जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें क्या कराना है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या कराना है, थर्ड। और ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है, क्योंकि सबकी अलग अलग हेल्थ कंडीशन होती है। क्योंकि कई बार ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने पहले कभी कुछ किया ही नहीं होता है, तो यदि हम उनको एकदम से बटरफ्लाई कराने लग जाएं, या वही जैसे पोछे वाली पोजीशन है, गार्लैंड पोज है, उसमें बैठा दें, तो उनको प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। तो वो उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही प्लान किया जाता है। तो मैं इसके लिए तो स्पेसिफिकली कहूँगी कि आप कभी भी
ये सारी चीज़ें तो वीडियो देख के मत किया करिए, क्योंकि वो आपकी कंडीशन है। आप इसको किसी प्रॉपर इंस्ट्रक्टर के थ्रू ही करिए। देखिए, आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, आजकल डॉक्टर्स क्या होता है, आप डॉक्टर से पूछेंगे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या मैं योगा कर सकती हूँ, डॉक्टर मना कर देंगे, नहीं नहीं आप रहने दीजिए, बिकॉज उनको लगता है कि पता चला कुछ और करा के आ गए कहीं से भी खुद से, क्योंकि लोग अधिकतर यूट्यूब ही देख देख के करते हैं। उनको लगता है कुछ भी करके आ गए और पता चला और प्रॉब्लम हो गई, तो वो मना ही कर देते हैं। DIY टाइप करने लग जाते हैं, डू हाँ, इट तो योरसेल्फ। ये सारी चीज़ें उस समय नहीं करनी है। आप भैया किसी प्रोफेशनल से पूछिए, वो आपको प्रॉपरली तीनों ट्राइमेस्टर के लिए डिज़ाइंड होता है फॉर्मेट, वो उसके अकॉर्डिंग और आपकी क्षमता के अनुसार वो आपको कराएगा, तो उसके हिसाब से करिए, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे आपके, क्योंकि उस समय हम जितना ज़्यादा हमारी थॉट में फ्लक्चुएशन होता है, उस समय यदि हमारे माइंड को कोई कंट्रोल करना सिखाए, हमें हमें मेंटल स्ट्रेस से हमें को रिलीज़ करना करवाए, तो हमें जितना अच्छा उस समय फील हो सकता है, वो हमारे बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल है। तो करना तो चाहिए। प्रीनेटल योगा जो है वो बहुत ही अच्छा है, करना चाहिए, क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चे ऑटिस्टिक हो रहे हैं, वो उसका रीज़न पेरेंट्स की मेंटल हेल्थ है। पेरेंट्स की मेंटल हेल्थ ना होने अच्छी होने के कारण बच्चे की हेल्थ पर इफ़ेक्ट आ जाता है। तो यदि आप इवन आप कंसीव करने से पहले भी हस्बैंड वाइफ दोनों एटलीस्ट 6 मंथ 5 मंथ आप योग प्रैक्टिस कीजिए, डिटॉक्स कीजिए अपनी बॉडी को, अपने माइंड को अच्छा रखिए, और फिर आप कंसीव कीजिए, और फिर आप प्रीनेटल योगा भी कीजिए। देखिए आपको कितना फ़ायदा होने वाला है फिर। आपने इतनी सारी बात करी इंस्ट्रक्टर्स के बारे में, बट मैं जो देखता हूँ हमारी सोसाइटी में भी ऐसा होता है कि एक कोई इंसान आता है, वो योगा सिखाता है सबको, और पूरी सोसाइटी वालों को ये लगने लग जाता है कि ही इज़ द वन जिसको योगा की बहुत नॉलेज है। इन द सिमिलर वे, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले भी बात करी कि पार्क में, हम्म, जो पब्लिक पार्क होते हैं, वहाँ पे लोग पहले एक करता है योगा, फिर दो करते हैं, ऐसे करते करते वहाँ पे भी खूब सारे लोगों का जमावड़ा बन जाता है। और क्योंकि उन लोगों को प्रॉपर योगा के बारे में मालूम नहीं है, उन्होंने शायद सिर्फ एक रामदेव बाबा जी का कैंप अटेंड कर लिया और उनको लगता है कि नहीं, आई एम द योगा मास्टर। तो ऐसे में एक आम इंसान कैसे पता करे कि ये एक अच्छा इंस्ट्रक्टर है और मुझे इससे सीखना चाहिए? देखिए ये एक्चुअली है ना, आप जब तक किसी ट्रेनर से सीखेंगे, उसको आप एक्सपीरियंस करेंगे, तभी आप समझ पाएंगे, आप उससे क्वेश्चंस करेंगे। क्योंकि आजकल मार्केट में आप जैसे कह रहे हैं, आप इंस्टा पे भी देखते होंगे कि सर्टिफिकेशन ऑफ योगा, 15 दिन में आप सर्टिफाइड योगा टीचर बन जाएंगे, 1 महीने में आप सर्टिफाइड योगा टीचर बन जाएंगे। आप बन जाएंगे, वो आपको सिखा देंगे, आपको बता देंगे बेसिक्स जो कि हर जगह अवेलेबल हैं। लेकिन जैसे एक डॉक्टर होता है, वो प्रैक्टिस कर करके जब वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लेता है, जैसे उसने ये डिसीज़ ली, ये डिसीज़ ली, इस पर वर्क किया, इस पर वर्क किया, वो धीरे धीरे एक्सपर्ट होता जाता है उस चीज़ में, उसको समझ में आने लग जाता है कि हाँ, ये चीज़ इसमें नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। तो एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक्सपीरियंस भी ये भी नहीं कहूँगी मैं कि बस आप बस बूढ़े होते जा रहे हो, मैंने तो एक बार योगा कर लिया था। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, आप उस चीज़ में मास्टर होते जाते हैं। तो आप अपना टीचर ऐसा ही चुनिए जो बहुत प्रैक्टिस में है, जिसकी जो कंटिन्यूस प्रैक्टिस में है, जो वर्क करता है अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। तो ऐसे इंस्ट्रक्टर को चूज़ कीजिए, ऐसे इंस्ट्रक्टर को मत चूज़ कीजिए जो जिन्होंने जो यूट्यूब से देखा और आके, देखिए यूट्यूब से सब देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ, आज मैं भी, मुझे कुछ अच्छी चीज़ मिलती है, मैं क्यों नहीं सीखूंगी, सीखना ही चाहिए। पर यदि आपके पास नॉलेज है तो आप उसको उस प्रॉपर वे में सीखेंगे कि हाँ इसका ये, और जिसको नॉलेज नहीं है वो उसको बस देखेगा और वो आपको करा देगा, ये करो, ये एक्सरसाइज करो, क्रंचेस करो, मतलब सबको ही कराते हैं आपको, क्रंचेस करो। आपके क्रंचेस करने से आपके स्टूडेंट का नेक चला जाएगा, कल को पता चला उस स्टूडेंट की कैपेसिटी ही नहीं थी, उसकी नेक में प्रॉब्लम थी, उसको वर्टिगो था, आपने उसको जोर जोर से गर्दन हिलवा दी, उसको लोअर बैक में लंबर रीजन में प्रॉब्लम थी और आपने उसको खूब फॉरवर्ड फोल्ड करा दिया। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। जब आप रेगुलर वे में प्रैक्टिस कर रहे होते तो आपको हर चीज़ का नॉलेज होते जाता है, और आपको साथ में स्टडी करनी है, स्वाध्याय करना ही है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख के ही आपको इंस्ट्रक्टर चुनना चाहिए। ऐसी कोई डिसीज़ या मिराकल जो आपने लाइफ में सॉल्व करी हो लोगों के बीच? देखिए मैं अभी अभी जैसे मैंने ना अभी
नवंबर में मेरे 7th ईयर कंप्लीट हुए हैं। उस दिन काफ़ी मुझे भी नहीं पता होता है कई बार, क्योंकि मैं तो बस अपना सिखाने का काम करती ही जा रही हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेरे इतने सालों से हूँ, तो काफ़ी स्टूडेंट, तो उस दिन मैंने अपने पुराने नए सब स्टूडेंट्स को इनवाइट किया था सेलिब्रेशन के लिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट आए और वो ऐसी ऐसी बातें कह रहे थे कि ये मेरा ठीक हो गया, एक ताकि रोते रोते भी बोल रहे थे कई लोग। तो मुझे उस दिन फील हुआ कि हाँ, सीरियसली इट्स वेरी इफेक्टिव और वर्क करता है। जैसे मैंने अपने एक पुराने पॉडकास्ट में भी एक बार बोला था कि मेरी एक, वो मुझे क्योंकि याद रहता है, वो मेरी एक स्टूडेंट थी, वो प्रेग्नेंट थी और कोविड के बाद उनकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। उनको नींद ही नहीं आती थी, बिल्कुल नींद नहीं आती थी। पूरी रात वो जागती रहती थी, वॉक करती रहती थी। और जब वो एक 45 मिनट का सेशन मेरे साथ होता था, वो बस उनको ऐसा लगता था बस वो पूरे दिन उसका ही इंतज़ार करती थी। तो वो मुझे काफ़ी छुआ वो, मतलब मुझे भी ऐसा लगता था, कोविड चल रहा था, फिर भी मैं उनके घर जाती थी और मैं उनको रोज़ समझाती थी कि प्लीज़ आप ऑनलाइन कर लो, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे कैरियर होते हैं क्योंकि हमारी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी होती है और पता नहीं मैं कहाँ से कोविड ले आऊँ और आपको लग जाए या कुछ हो जाए। तो मैं सोचती हूँ कि आप फिज़िकली मत करो, आप ऑनलाइन कर लो। लेकिन बस उनके उस चीज़ के कारण, क्योंकि उनको रहते ही नहीं बनता था, वो मेंटली इतना फ्री फील करती थी और मैं उनको कोई आसन नहीं करा रही थी, मैं उनको सिर्फ मेंटल रिलैक्सेशन पे वर्क करा रही थी। और उनको इतना अच्छा लगता था कि उनको ऐसा लगता था इससे मेरा ये 9 मंथ कैसे भी करके कट जाए। ओके। तो वो मुझे काफ़ी टची था। बाकी बहुत सारा, मतलब छोटे बच्चों को भी मैं कराती हूँ, तो उनके अंदर जो इम्प्रूवमेंट होते हैं, बहुत मुझे फ़र्क पड़ता है। उनके पेरेंट्स जैसे मुझे बताते हैं, बहुत हाइपर बच्चे होते हैं और वो यदि थोड़े से कंट्रोल होना सीखने लग जाएं। मैंने अभी अभी एक बच्चे को देखा, वो इतना बोलता था, मतलब डे 1 पर मुझे उसको, वो 1 आवर की क्लास में बिठाना मुश्किल था। वो कंटिन्यूस आंटी, एक था आंटी ये, एक था आंटी ये। और अब वो इतना अच्छा मेडिटेट कर रहा है, यू डोंट बिलीव, अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है मेडिटेशन में उसने इतना इम्प्रूवमेंट किया। और वो सिर्फ 7 इयर्स का है और इतना अच्छा मेडिटेट कर रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है वाओ, हाउ इफेक्टिव इट इज़। हम्म। आजकल की फीमेल्स में जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं बहुत, उनका एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि जब भी उनके मेंसेस होते हैं बहुत ज़्यादा पेन होता है, और स्पेशली वो ऑफिस में रहते हैं तो वो स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि उनको काम भी करना है और जो पेन है वो तो बेयर करना ही है, राइट? तो ऐसे कौन से योगा आसन्स हैं या ऐसे कौन से योगा है जो वो लोग कर सकते हैं? देखिए, पीरियड्स के टाइम जो हमारी एनर्जी है, जो अपान ऊर्जा है, वो काफ़ी एक्टिव होती है। अपान ऊर्जा जो कि एक्सक्रीशन का काम करती है, वो एक्टिव होती है। यदि हम ऐसे पोजेस करें जो हमारी अपान ऊर्जा को ही हेल्प करे, उसको ही हेल्प करे और उसके एक्टिवेशन में, उसको प्रॉपरली एक्टिवेट करने में, तो वो काफ़ी हेल्प करते हैं। जैसे कि मलासन मैंने आपको बताया, गार्लिन पोज, या जितने भी हिप्स स्ट्रेच कराने वाले या उस एरिया में रिलैक्स कराने वाले, बैक को स्ट्रेच कराने वाले ऐसे पोजेस हैं जो लोअर बॉडी से रिलेटेड है। ऐसे पोजेस हम करते हैं तो काफ़ी इजी आपका पीरियड हो सकता है। साथ में उस टाइम पे क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस चल रहे होते हैं, बहुत ही मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं। तो यदि हम थोड़ा ब्रीदिंग पे वर्क करें, थोड़ा ब्रीदिंग करें, जैसे भ्रामरी ब्रीदिंग, क्योंकि क्या होता है ना, उस समय इतना चिड़चिड़ापन होता है कि हमें ज़्यादा कुछ करने का मन भी नहीं करता। राइट। चाइल्ड पोज एक बहुत अच्छा पोज है, जिसमें आपने पिलो लगाया और चाइल्ड पोज में थोड़ी देर लेट गए, तो वो आपको काफ़ी रिलैक्स करेगा। इसके अलावा जैसे भ्रामरी ब्रीदिंग है, भ्रामरी में क्या होता है ना, साउंड के कारण आप थोड़ा सा दूसरी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, उस पेन से थोड़ी देर के लिए हटते हैं और ये आपके अंदर आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देती है, तो आपको शांत और रिलैक्स कर देती है। और वही आपके अंदर कार्टिसोल के लेवल को कम कर देती है, सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाती है, तो आपको थोड़ा अच्छा फील होने लग जाता है। तो इस तरीके से भ्रामरी प्राणायाम जैसे आपने किया, ये आपको हेल्प करेगा। ओम चैंटिंग कर सकते हैं तो वो कर लीजिए, काफ़ी हेल्प करता है ये। और ओके। आसनाज ऐसे जो कि पेल्विक फ्लोर पर थोड़ा अच्छा इफेक्ट दें। ओके। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, हम्म, स्पेशली जो बड़ी सिटीज़ हैं, हम्म, उनको अपनी जॉब के लिए बहुत दूर दूर ट्रैवल करना पड़ता है, तो उनको अपने घर में बहुत अर्ली निकलना पड़ता है जॉब के लिए। तो ऐसे में क्या योग शाम को कर सकते हैं या रात के समय कर सकते हैं? देखिए, योग हम हर समय कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस समय नहीं कर सकते। बेस्ट है कि आप सुबह सुबह कर लें, क्यों, हर काम हमको मम्मी पापा ने यही सिखाया है, सुबह सुबह सबसे पहले कर लो। बिकॉज
फिर कर पाएँ चाहे ना कर पाएँ, हमने एक बार सुबह अपना काम करके हम फ्री हो गए। इससे हम कोई भी आदत डालना ईज़ी होता है, कोई डिसिप्लिन हम कर रहे होते हैं, तो हम सोचते हैं सुबह-सुबह पूजन करनी है, सुबह-सुबह कर लो। लेकिन यदि आपको टाइम नहीं मिल रहा है, आप माइंडफुल हैं, आपको पता है कि मुझे मेरे लिए इस तरीके से टाइम मैनेज करना है, तो आप उसको मैनेज कीजिए आपके स्केड्यूल के हिसाब से कि यदि आपको शाम को टाइम मिलता है तो आप शाम को कीजिए, आपको सुबह टाइम मिलता है आप सुबह कीजिए, आपको दोपहर को टाइम मिलता है, मेरे दोपहर के 11 बजे का बैच भी बहुत फुल चलता है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप थोड़ा ब्रेकफास्ट आप मतलब अपने फूड को थोड़ा सा देख लीजिए कि 1-2 घंटे का गैप हो, 2 से ढाई घंटे का गैप हो खाने में, क्योंकि खाना आपके पेट में है और आप फिर आसनास करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि रिफ्लक्स होगा, आपको बाहर आएगा, तो आप खाली पेट करना ज़रूरी है, पर आप किसी भी टाइम करें। माइंडफुलनेस ब्रीदिंग और माइंडफुलनेस मेडिटेशन दोनों क्या चीज़ है? माइंडफुलनेस का मतलब ही क्या है कि आप माइंडफुली कोई चीज़ कर रहे हैं, मतलब अपने मन पर वर्क कर रहे हैं। तो ब्रीदिंग इज़ व्हाट? मन को कंट्रोल करना सांसों के थ्रू। हम अपनी सांस पे वर्क कर रहे हैं और हम अपनी सांस को कंट्रोल वे में, जैसे मैंने आपको बताया जो प्राणायाम है 1:2, 1:4:2, ऐसे कंट्रोल वे में आप ब्रेथ ले रहे हैं। तो माइंडफुल ब्रीदिंग इज दिस कि हम कंट्रोल वे में ब्रीदिंग कर रहे हैं, ठीक है। मेडिटेशन, दैट इज ऑल्सो सेम थिंग। ब्रीथ पे कंट्रोल आएगा तभी तो हम मन पर कंट्रोल लेकर आएंगे। तो वही ब्रीथ के थ्रू या बॉडी की अवेयरनेस के थ्रू हम मेडिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, माइंडफुलनेस के थ्रू हम कंट्रोल डेवलप कर रहे हैं। हमारे इंडिया में आजकल जनरली हम देखते हैं कि कोई चीज़ क्योंकि बाहर से आई है तो उसे इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब मैं देखता हूँ कि योगा का ट्रेंड बदलते जा रहा है। लोग धीमे धीमे अब इंक्लाइन हो रहे हैं योगा की तरफ, क्योंकि योगा बाहर से आया हुआ है। लोगों को ऐसा लगता है, तो क्योंकि बाहर से आया तो सही है। आपको क्या लगता है? योगा तो ओरिजिनेट ही इंडिया में हुआ है। हम जैसे आदि योगी शिव को योग का गुरु मानते हैं हम, कि उन्होंने योग की शिक्षा सबसे पहले पार्वती जी को दी थी और फिर वो धीरे धीरे प्रचलन में आया। और भी इसके पीछे बहुत सारी मतलब स्टोरीज़ हैं जो हम यदि हम पढ़ते हैं तो योग शास्त्र में तो हमको मिलती हैं कि योग का जो ओरिजिनेटेड है वो इट्स ओरिजिनेटेड इन इंडिया। हाँ, हुआ ये कि जो फॉरेनर्स हैं उन्होंने उसकी वैल्यू को समझा। जब उन्होंने यहाँ आके प्रैक्टिस किया योग को, उन्होंने जैसे अष्टांग योग को प्रैक्टिस किया और उन्होंने उसकी वैल्यूज़ को समझा, तो उन्होंने वहाँ उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया, उसको अच्छे से वहाँ लोगों में सिखाया, फैलाया, बताया। सिखाया, स्प्रेड किया। और आज वो चीज़ वापस हम यहाँ वाले देखकर अब उस चीज़ को कॉपी कर रहे हैं कि हाँ वहाँ इतना हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ आदत है लोगों को इम्पोर्टेड अच्छा लगता है, हमेशा बाहर का है तो वो फैसिनेट अच्छा करता योगा है। बाहर का। हाँ, फैसिनेट करता है। आपके घर में कोई रोज़ वो चीज़ बात बता रहा होगा, आपकी मम्मी आपको रोज़ बात बता रही होंगी, आप नहीं सुनेंगे, पर बाहर की कोई आंटी और कोई अच्छी सी आंटी यदि घर की आपको मुर्गी बता दाल दें, बराबर टाइप। हाँ, वही बता देंगी तो आपको आप जल्दी से बात मान जाओगे। तो वही हुआ है कि उन्होंने हमसे सीखा और अब वो दुनिया को सिखा रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हम भी उनसे ही सीख लें, और इतना अच्छा है जब बाहर। वो तो बहुत अच्छा हुआ कि मोदी जी ने 2014 में जब उसको यूएन में प्रेजेंट किया, और योगा डे, एक्चुअली योगा डे से बहुत इंपॉर्टेंस मिली योगा डे। और रामदेव जी भी बहुत अच्छा, उन्होंने भी काफ़ी अवेयरनेस लाए हैं योग के लिए। तो बहुत सारे लोगों ने फिर इसकी अवेयरनेस को बढ़ाया हमारे इंडिया में, और अब आज हर कोई एक्चुअली समझ रहा है। एक्चुअली है ना, योग लोग करके देखना ही नहीं चाहते हैं, और योग बिना करे कुछ है ही नहीं। जब तक आप इसको एक्सपीरियंस नहीं टेस्ट नहीं करोगे, करोगे उसको तब तक समझ में नहीं आपको आएगा। समझ ही नहीं आएगा कि योग क्या है। आप यदि 4 दिन, क्या होता है, सबसे पहले स्टूडेंट आता है, वो 2 दिन करता है, उसको लगता है बहुत बोर है, वो बहुत बोरिंग है, मुझे तो वो म्यूज़िक के साथ जिम करना, म्यूज़िक के साथ डांस करना वो अच्छा लगता है। और ऐसे आप कभी योग को नहीं समझ पाएंगे। तो बहुत क्रीम स्टूडेंट्स होते हैं योग के, मैं सच कह रही हूँ, बहुत क्रीम स्टूडेंट होते हैं, और वो लोग वही होते हैं जो माइंडफुलनेस को समझ पाएँ। और धीरे धीरे वो क्रीम स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे वो लोग बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि लोग माइंडफुल हो रहे हैं, उनको समझ आ रहा है कि हाँ एक्चुअली जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो फिर लोगों को भी बोलता है कि हाँ है, इसमें पावर है, इसमें पावर है, और एक्सपीरियंस करके ही आप समझेंगे। आपने रामदेव बाबा जी की बात करी। हम्म। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज का ये कहना है कि योग सिर्फ एक मार्केटिंग स्टंट है। रामदेव बाबा ने भी वही किया, पहले योग सिखाया और योग की आड़ में अपनी एक बहुत बड़ी
कंपनी बना ली और आज अरबों रुपए छाप रहे हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि योग आज के टाइम में योग का पर्पस कैवल्य की प्राप्ति तो नहीं है। हम योग को क्यों ला रहे हैं? हम ला रहे हैं कि हम उससे अपना ऑप्टिमल पोटेंशियल जो है उसको हम यूज़ कर सकें। तो जैसे रामदेव जी भी हैं, उन्होंने उनका जो एस्पेक्ट था उन्होंने योग को प्रमोट किया। अब साथ में उनका बिजनेस भी उनका स्टार्ट कर लिया। तो मतलब सबका पर्पस एक ही है ना, अर्निंग। मतलब हम आज क्यों इस लाइफ जो हमारा अभी ये जो लाइफ है इसमें हम सब पैसा कमाना तो सबका ही है उद्देश्य। किसी को कैवल्य तक नहीं जाना है, लेकिन हम उस पैसे को ढंग से कमाएं, अच्छे से कमाएं, थोड़े वैल्यूज़ के साथ चलें। तो उसके साथ लोग कर रहे हैं, तो सेम आई थिंक वो भी कर रहे हैं। उन्होंने भी मतलब योग को भी प्रमोट कर रहे हैं, उसके साथ अपने बिजनेस को भी चला रहे हैं और उसमें पैसा कमा रहे हैं आई थिंक। बट लोग देखते हैं कि रामदेव बाबा मर्सिडीज से घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूम रहे हैं, बट नाम तो उनका बाबा लगता है लास्ट में। इसी कारण से लोग शायद इसलिए भी बोलते हैं कि ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्टंट है। तो क्या एक बाबा का, एक योग गुरु का मर्सिडीज में घूमना गलत है? मैं तो नहीं कहती कि ये गलत है, क्योंकि मैं जैसे खुद एक योगिनी हूँ, मैं खुद योगा प्रैक्टिस करती हूँ। पर ऐसा नहीं है कि मैं लग्जरीज को यूज़ नहीं कर रही। मैं योगा प्रैक्टिस कर रही हूँ कि मैं लोगों की लाइफ में उससे कुछ अच्छा कर सकूँ, मैं उनको हेल्प कर सकूँ। पर मेरा पर्पस ये भी है कि मैं अपने लिए भी कुछ अच्छा करूँ। मैं अपने लिए भी तो अपने पैसे पे भी वर्क कर रही हूँ। मैं कोई फ्री में नहीं सिखा रही हूँ किसी को भी, मैं भी उस पर चार्ज कर रही हूँ। पर हाँ, मेरा पर्पस है, मेरा कर्मा है कि मैं उनको बेस्ट से बेस्ट योग की शिक्षा दूँ। जो मेरे पास है मैं बेस्ट से बेस्ट, ऐसे ही वो भी कर रहे हैं। अब उसके बाद यदि हम लग्जरी को, हम अपनी मेहनत से हम लग्जरी अचीव कर रहे हैं, तो वो हमारी डेस्टिनी है, वो हमारे कर्मास हैं जिसके थ्रू हम लग्जरी की तरफ बट जा रहे लोग हैं। बोलते हैं कि योगा एक स्पिरिचुअल वर्क है और जहाँ स्पिरिचुअलिटी आ जाती है वहाँ लोगों को पैसा नहीं लेना चाहिए। मुझसे भी कई लोग कहते हैं, जब मैं वर्कशॉप्स लेती हूँ, कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स लेती हूँ, तो वो कहते हैं कि योग तो वैसे ही आपको फ्री में ही सिखा देना चाहिए। योग तो एक अच्छी शिक्षा है, वो तो एक अच्छा काम है, आप उसके लिए क्यों आप पैसे चार्ज करते हैं, आप क्यों फीस लेती हैं उसके लिए। तो मैंने वो भी करके देखा है, अब इतने साल हो गए हैं। यदि आप किसी चीज़ की फ़ीस नहीं लेते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, कोई डिसिप्लिन नहीं बचता उसमें। कुछ 2-4 स्टूडेंट बचेंगे, आपके 4-5 स्टूडेंट होंगे जो आएंगे, और बाकी के लोग छोड़ कभी देंगे, आएंगे, रास्ते कभी में आएंगे ड्रॉप कर नहीं, देंगे। कभी आएंगे, कभी नहीं आएंगे। एक उनके अंदर वो चीज़ आएगी नहीं जब तक आपने कहीं खर्चा नहीं है। जैसे कह रहे हैं ना, इम्पोर्टेड अच्छा लगता है, ऐसे ये भी एक एक्चुअल फैक्ट है कि जब तक आप कहीं पैसा खर्च करते नहीं हैं, जब तक आपको उसकी वैल्यू नहीं पता चलती। और वैल्यू होना बहुत ज़रूरी है, आपके नॉलेज की वैल्यू होनी ही चाहिए। जो आपने इतने सालों में सीखा है, पैसा लगा के सीखा है। पैसा लगाकर सीखा है, मेहनत करके सीखा है, एक्सपीरियंस करके सीखा है, आपने तब किया है उसके लिए, तब आपने उसको सीखा है। तो उस चीज़ की वैल्यू तभी आएगी जब आप उसके लिए कुछ आप लेंगे किसी से। एनर्जी एक्सचेंज टाइप कुछ हाँ, लेंगे। तो यदि आप उसकी वैल्यू नहीं, तो कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा। वैल्यू तभी होगी आपकी जब आप अपनी वैल्यूज़ खुद समझेंगे कि ये मेरी वैल्यू है, मैं मेरे इस टाइम का महत्व है। नहीं तो लोग आपके टाइम को कुछ समझेंगे ही नहीं। हम लोग है ना योगा रिट्रीट भी करते हैं। योगा रिट्रीट का पर्पस एक्चुअली, मैंने जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर गोवा लेकर गई थी मैं योगा रिट्रीट पर अपने स्टूडेंट्स को। तो उसका पर्पस होता है कि लोगों को एक्सपीरियंस कराना। ऐसे लोग नहीं आते कई बार, तो उसमें जैसे फैमिली भी आई, और जब वो आए एक रिट्रीट में आए, तो उन्होंने उस पूरे माहौल को, उस एम्बियंस को समझा, वहाँ पे प्रैक्टिस किया। दिन में 2 बार सेशन हो रहे हैं, फिर लेक्चर्स भी हो रहे हैं। तो वो जब समझ रहे हैं, उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उस माहौल में रह रहे हैं, तो वो एक्चुअली उसकी वैल्यूज़ को समझते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया ना, पैसा, जब पैसा कहीं खर्चते हैं हम, तो हमें उस चीज़ की वैल्यू हो जाती है और हम वहाँ समझ जाते हैं कि क्या हमने पैसा सही खर्चा कि नहीं। तो जब वो पैसा देके किसी रिट्रीट में आते हैं, तो वो उसकी पूरी जो जितना भी उसका कंटेंट निकाल सकते हैं वो उसका यूज़ कर लेते हैं। आप हर साल रिट्रीट करती हैं? मैं कोशिश करती हूँ हर साल रिट्रीट करने की। कुछ बड़ी रिट्रीट नहीं कर पाती हूँ, तो छोटी रिट्रीट जैसे पास के पास जो लोकल रिट्रीट्स हो जाती हैं वो कर लेती हूँ। ओके। कैसा था आज का एक्सपीरियंस आपका पॉडकास्ट का? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैंने कोशिश की, जो आपके क्वेश्चंस थे उनको मैं आंसर कर पाऊँ, जितना मैं आपको अपना नॉलेज शेयर कर पाऊँ। अब मुझे लगता है आपको भी अच्छा लगा होगा। 100% बहुत अच्छा लगा। बहुत इंसाइट्स थे
जितना भी हमारा डिस्कशन हुआ उसमें आपने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो कि मुझे लगता है कि जितने भी पॉडकास्ट व्यूअर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। जैसे कि हमने अस्थमा के ऊपर बातें करी, प्रेगनेंसी के ऊपर बातें करी, फीमेल्स से रिलेटेड बहुत सारे जो इश्यूज़ होते हैं उनके ऊपर हमने बात करी, मिथ्स के ऊपर बात करी। तो ये जो इंसाइट है मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लोगों को कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। एंड आई थैंक यू सो मच, आप अपना टाइम निकाल के इतना दूर आई, हमारे साथ पॉडकास्ट किया। थैंक यू सो वेरी मच। आई एम थैंकफुल कि आपने मुझे बुलाया, और मुझे भी आपके साथ काफ़ी चीज़ें शेयर करने को मिला। आपके क्वेश्चंस से मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ, ये भी लोगों की थिंकिंग होती है, ये भी थॉट्स होते हैं। तो उन बातों पर डिस्कस करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एंड आई एम रियली थैंकफुल। थैंक यू सो वेरी मच।